So very good morning all of you. Very good morning गौरव, शेख, जागृति, शुभम, मेरठ वाले, अभिनव, ओजस्वी, हर्ष एंड ऑल अदर्स। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, यस कलाम, गुड मॉर्निंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक जो टॉपिक डिस्कस करते आ रहे थे, जैसे हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है कैलेंडर्स, क्लॉक्स, फिर हमने एवरेजेस देखा, फिर परसेंटेजेस देखा, परसेंटेज के बेस पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोगों ने मिक्सचर्स एलिगेशन देखा, टाइम एंड वर्क। तो अब आगे क्या हो सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक, ये हम लोग देखते हैं। प्रीति, वेरी गुड मॉर्निंग। संजय, अतुल, विकास, Ajay, and all others. Avinash is saying, Sir, it's my first live lecture. I have completed previous 12 lectures in 3 days. Very good. एकदम 3 दिन में ख़त्म कर दिया आपने। बिल्कुल सही। ख़त्म करना ही नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया वो इम्पॉर्टेंट है अविनाश। ओके, सिर्फ ख़त्म मत कर दीजिएगा। ओके, मूवी नहीं है कि बस देख लेना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना है और क्वेश्चंस भी बनना है। और मैं आपको बता दूं, अविनाश को इन सबको नहीं, अविनाश को ही नहीं, सबको मैं बता रहा हूं कि ये जो वीकेंड के आपके टेस्ट होते हैं इसको कंपलसरी लिखिए। इससे ये पता चलता है कि आपने उस सारे टॉपिक्स को कैसा समझा है। ओके, तो यस, ऑल क्लियर अविनाश, वेरी गुड। तो चलिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद वो टाइम एंड वर्क हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, और टाइम एंड वर्क के पैरेलली हम लोगों ने चेन रूल भी डिस्कस किया था। यही था टॉपिक लास्ट सेशन का, टाइम एंड वर्क और चेन रूल। शायद मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कुछ असाइनमेंट भी दिए थे। वो असाइनमेंट के आंसर्स क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक में स्पेशली क्या होने वाला है, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम। क्योंकि पाइप्स एंड सिस्टम जो है ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। तो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम में कैसे यूज करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि ये टाइम एंड वर्क का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। टाइम एंड वर्क टॉपिक ही थोड़ा एक्सटेंडेड है और उसे पाइप्स एंड सिस्टम नाम दिया गया है। ओके, तो यहाँ भी एक तरह से आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। यस जागृति। तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट की ओर। तो पहला असाइनमेंट था, ए क्लॉक विच गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी 1 hour was set correct at 6 a.m. If that clock represent 1 p.m. the same day, what must be the correct time? तो यहाँ पे दिया हुआ है एक क्लॉक है जो कि हर 1 घंटे में 10 मिनट गेन करता है, फास्ट होता है वो। उसको हमने सुबह 6 बजे करेक्ट किया। ओके, अगर वो क्लॉक हमें दोपहर का 1 दिखा रहा है, 1 o'clock दिखा रहा है, तो करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा? तो कार्तिक कह रहे हैं करेक्ट टाइम 12 हो रहा होगा, अतुल भी कह रहे हैं करेक्ट टाइम 12 हो रहा हो, जूडो, जागृति का कहना है, ओजस्वी का कहना है करेक्ट टाइम इज 12। ओजस्वी कह रहे हैं सर 12 o'clock तो आया लेकिन चेन रूल समझ में नहीं आया। चेन रूल बहुत ही सिंपल है, जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग रहेगी उस कॉलम की वैल्यू लेना है, फिर उसी कॉलम को, जहां वैल्यू मिसिंग है उसी कॉलम को बाकी के कॉलम से कंपेयर करके देखना है आपने जो वैल्यू लिया है उस वैल्यू से ज़्यादा आंसर आना चाहिए या कम। अगर आपको ज़्यादा आंसर आना है तो मोर बाय लेस लिखिए, कम आंसर आना है तो लेस बाय मोर लिखिए। यही चेन रूल से आगे बना है ओजस्वी, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, आदित्य को भी 12 आया, विक्रम को भी 12 आया, अनुराग को भी 12 आया, अविनाश को भी 12 आया, कलाम को भी 12 आ रहा है। ओजस्वी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन में चेन रूल कैसे यूज करेंगे वो समझना है। ओके, ये वाले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। चेन रूल सेकंड स्टेप यही है वरुण। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कौन से कॉलम में वैल्यू मिसिंग है वो लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन उसके आगे लगाना है, नंबर के आगे। ओके, कौन से कॉलम में वैल्यू मिसिंग है उस कॉलम में जो वैल्यू दिया वो लिख के मल्टीप्लिकेशन लगा के कंपेयर करना है उसी कॉलम को दूसरे कॉलम से। मोर आंसर चाहिए अगर कंपैरिजन में तो मोर बाय लेस, लेस आंसर चाहिए तो लेस बाय मोर। संजय कह रहे हैं 12। शुभम कह रहे हैं कि सर मुझे 11:50 आ रहा है, वेरी गुड। मृत्युंजय भी कह रहे हैं सर मुझे 11:50 आ रहा है, एकदम सही। और किसी को 11:50 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? और किसी को 11:50 आ रहा है? विकास कर रहे हैं 12 आ रहा है, सिर्फ शुभम और मृत्युंजय को 11:50 आ रहा है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 11:50 आंसर कैसे आया। ओके, अभी करेक्ट आंसर क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन समझते हैं मृत्युंजय और शुभम को 11:50 क्यों आ रहा है।
मृत्युंजय और शुभम का कहना है कि सर एक क्लॉक है जो कि हर 1 घंटे में 10 मिनट फास्ट होता है, इसको हमने करेक्ट किया था सुबह 6 बजे। ओके। और इसे हम देख रहे हैं दोपहर के 1 बजे। तो सुबह 6 से दोपहर के 1 तक टोटल यहाँ पे 7 आवर्स का गैप है। और हर 1 आवर में ये 10 मिनट्स गेन कर रहा था, तो 7 आवर्स में कितना गेन किया होगा? तो ऑब्वियस है सर, 7 आवर्स में ये 70 मिनट्स गेन किया होगा, 70 मिनट आगे हो गया होगा। मतलब जो करेक्ट टाइम है वो 70 मिनट पीछे होना चाहिए। कहाँ से? 1 ओ क्लॉक से। तो 1 ओ क्लॉक से अगर हम 70 मिनट्स पीछे चले जाएं तो टाइम वुड बी 11:50। राइट शुभम, मृत्युंजय, ऐसे ही सोचा आपने? लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रोसेस तो आपने सही सोचा, लेकिन ये जो आपने 7 आवर्स लिया ना, सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, ये 7 आवर्स में वो उसकी गेन टाइम भी जुड़ चुकी थी। आर यू गेटिंग मी? ये जो 7 आवर्स आप लिए थे सुबह 6 से दोपहर 1 तक, इस 7 आवर्स में उसकी गेन टाइम भी उसमें इंक्लूड हो चुकी थी। जैसे ये 11:50 क्यों गलत आंसर है, इसको समझते हैं सबसे पहले। कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि 100 रुपीज को 20% बढ़ा दीजिए, तो वो कितना बनता है? 120। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर 120 को 20% कम करेंगे 100 आ जाएगा, नहीं। क्योंकि 120 में किसी वैल्यू का 20% ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ठीक उसी तरह यहां पे 7 आवर्स में उसकी गेन टाइम ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। फिर भी आपको लगता है, मृत्युंजय, शुभम और भी कुछ लोग होंगे जिनको 11:50 आंसर लगता है, तो अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर 11:50 यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है, ए क्लॉक विच गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी 1 आवर वॉज सेट करेक्ट एट 6 AM। यहां तक वही बात है जो पहले लिखा गया। ओके, प्रीवियस स्लाइड में जो लिखा गया वही चीज है यहां तक। अब दिया है कि इफ द करेक्ट टाइम इज 12 PM, अगर करेक्ट टाइम 12 PM हो रहा होगा तो व्हाट वुड बी द टाइम शोन बाय दैट वॉच। तो वॉच हमें कितना टाइम बताएगा? अगर करेक्ट टाइम 12 बज रहा है तो वो वॉच हमें कितना बताएगा? जो गेन कर रहा है वो वॉच कितना बताएगा? शुभम, मृत्युंजय, आप बताइए। जूडो कह रहे हैं सर 1 बताएगा, प्रणव कह रहे हैं 1 बताएगा, जागृति कह रहे हैं 1 बताएगा, कार्तिक कह रहे हैं 1 बता रहे हैं, अभिषेक 1, ओजस्वी 1, कलाम 1, निर्मित 1, विकास 1, विकास भी 1, विकास भी 1, वेरी गुड, शशांक 1, शुभम 1। नहीं, वो शुभम जिनको 11:50 आ रहा था, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? अतुल 1, वरुण 1, शुभम, प्रहलाद 1। नहीं, एक कैपिटल लेटर वाले शुभम भी हैं। कितने सारे शुभम हैं? पवन 1, हर्ष 1, बैक बेंचर भी कह रहे हैं 1, गुड मॉर्निंग प्रीति 1, सुमन 1। आप लोग दोनों, मृत्युंजय और शुभम, आपको क्या आंसर आ रहा है? शुभम नेगी, आपको क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको भूल जाइए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। संजय 1, शुभम एक और हैं उनको भी 1, अजय को 110 आ रहा है। कैसे अजय, ये 10 मिनट और कैसे आ गया? सुबह 6 से दोपहर 1 तक 7 आवर्स है। यहाँ पे तो सुबह 6 से दोपहर 1 दिया ही नहीं है, सुबह 6 से 12 बजे तक, 6 से 12, 6 ही घंटे ना अजय। हर 1 घंटे में 10 मिनट गेन कर रहा है, तो 6 घंटे में कितना गेन करेगा? 6 10 60 गेन करेगा। क्योंकि ये 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 6 घंटे का गैप है, तो 1 घंटे में कितना गेन कर रहा है? 10 मिनट। तो 6 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट गेन करेगा, मतलब 1 आवर गेन करेगा। 1 आवर गेन करेगा, 60 मिनट्स 1 आवर होता है, तो 1 आवर गेन करेगा तो 1 आवर आगे चला जाएगा, तो 12 PM से 1 PM बन जाएगा। है राइट? अब शुभम, मृत्युंजय, यहाँ पे समझिए कि देखिए, यहाँ पे जब हम कह रहे हैं, यहाँ तक तो डेटा वही है कि गेनिंग होता है 10 मिनट्स हर 1 आवर में, वहां तक डेटा सेम है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कह दिया कि अगर करेक्ट टाइम 12 है तो रॉन्ग टाइम क्या होगा? तो आप बोल रहे हो सर रॉन्ग टाइम 1 होगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था? इन्होंने बोला था रॉन्ग टाइम 1 है तो करेक्ट टाइम क्या होगा? तो वहां पे आप 12 नहीं बोलकर उसे 11:50 बोल दिए। समझ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चन में जब मैं कह रहा हूं कि करेक्ट टाइम 12 है, रॉन्ग टाइम क्या होगा, तो आप बोल रहे हो सर रॉन्ग टाइम 1 होगा। अब मैं इधर से अगर आ रहा हूं, प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर मैं कह रहा हूं रॉन्ग टाइम 1 है तो करेक्ट टाइम क्या होगा, तो आपको तो 12 बताना चाहिए, लेकिन आपने 11:50 बताया। अब समझ में आ रहा है क्या मिस्टेक हो रहा है? शुभम, मृत्युंजय, शुभम नेगी एंड मृत्युंजय बोल रहे पता नहीं सर, अब तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, ये पूछ रहे हैं। हाँ,
नहीं सर, अब मैं हिमालय जा रहा हूँ। मृत्युंजय कह रहे नहीं सर, मैं नहीं जा रहा हिमालय, मुझे क्लियर है। ओके ओके, चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी इस तरह के प्रश्न में, तो ये वाला रॉन्ग आंसर है, जब भी इस तरह के प्रश्न में आपको करेक्ट वॉच की टाइमिंग पूछी जाए, कंपलसरी आपको चेन रूल से करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको रॉन्ग वॉच की टाइमिंग पूछी जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि रॉन्ग वॉच क्या बताएगा, जो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है वो वाला वॉच क्या बताएगा, तो आप चेन रूल से तो कर ही सकते हो, आप बिना चेन रूल के भी कर सकते हो। अगर रॉन्ग वॉच की टाइमिंग पूछी जा रही है तो बिना चेन रूल के भी कर सकते हो। गेन मतलब उतना ऐड कर दीजिए, लूज मतलब उतना सबट्रैक्ट कर दीजिए। हाँ शुभम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आर यू गेटिंग मी? जब भी करेक्ट वॉच की टाइमिंग पूछी जाए, कंपलसरी आपको चेन रूल यूज करना है। जब रॉन्ग वॉच की टाइमिंग पूछी जाए तो आप चेन रूल से भी कर सकते हो या बिना चेन रूल के भी कर सकते हो। अब यहां पे पूछी गई है करेक्ट वॉच की टाइमिंग, करेक्ट टाइम क्या होगा, तो कंपलसरी आपको चेन रूल यूज करना है। समझते हैं कैसे। एक तरफ हमारे पास करेक्ट वॉच है और दूसरी तरफ हमारे पास रॉन्ग वॉच है। ओके, करेक्ट वॉच जितनी देर में 60 मिनट का गैप लेता है, रॉन्ग वॉच 10 मिनट फास्ट हो जाता है। मतलब कितना टाइम बताएगा, कितने मिनट्स का गैप लेगा? करेक्ट वॉच का 60 मिनट, रॉन्ग वॉच के कितने मिनट्स बन जाएंगे, जल्दी से बताइएगा ये। तो ऑब्वियस है 10 मिनट गेन करके वो 70 मिनट्स बनेंगे। जब तक करेक्ट वॉच 60 मिनट्स लेगा, रॉन्ग वॉच 70 मिनट्स लेगा। यस शुभम, एग्जैक्टली। कलाम, अभिषेक, विकास, अविनाश, जागृति, बैक बेंचर, शुभम, प्रहलाद, हर्ष, ओनली शुभम, वेरी गुड, 70। अब यहां पे इस क्वेश्चन में, यस संजय, इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग वॉच ने सुबह 6 से, रॉन्ग वॉच ने हमें दोपहर का 1 बताया, रॉन्ग वॉच ने दोपहर का 1 बताया है। मतलब सुबह 6 से 1, रॉन्ग वॉच ने 7 आवर्स का गैप लिया, रॉन्ग वॉच ने 7 आवर्स का गैप लिया है। तो करेक्ट वॉच कितने आवर्स का गैप लेगा, यही क्वेश्चन है। दैट्स इट। यस गौरव, विकास, आर यू गेटिंग मी? तो इस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है, तो 60 इंटू, अब अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू पहले से कम हुआ है, मतलब यहां भी हमें लेस वैल्यू चाहिए। लेस वैल्यू तो चाहिए तो हम क्या करेंगे, लेस बाय मोर लिखेंगे। मतलब लेस वैल्यू है 7 और मोर वैल्यू है 70, तो 7/70। तो यहां पे 7 1 जा, 7 10 जा, 0 0 कैंसिल। मतलब करेक्ट वॉच 6 आवर्स का गैप लेगा। अगर रॉन्ग वॉच 7 आवर्स का गैप ले रहा है तो करेक्ट वॉच 6 आवर्स का गैप लेगा। मतलब 1 o'clock, 6 o'clock से ये 1 o'clock 7 आवर्स का गैप लिया है, तो ये 6 o'clock से क्या करेगा, 6 आवर्स का गैप लेगा। 6 आवर्स का गैप मतलब करेक्ट टाइम हो रहा होगा 12 PM, तब रॉन्ग वॉच बताएगा 1 PM। इज इट क्लियर? और कुछ बच्चों को यहां पे ये डाउट होता है कि सर एक बात बताइए, इसकी जो यूनिट यहां पे है ये तो मिनट्स में है, ये दोनों तो मिनट्स में है, 60 मिनट 70 मिनट्स, इसकी यूनिट यहां पे आवर्स में, क्या ऐसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यस इमरान, एक बार फिर से बताऊंगा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये समझिए कि यहां पे जो आंसर आएगा उसकी यूनिट आवर्स होगी। दैट्स इट। नहीं सर, अगर आप इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर देते तो क्या होता? कोई बात नहीं, मिनट्स में कन्वर्ट करते तो यहां पे इंटू 60 करते, तो यहां पे जो आंसर आता वो आपको मिनट्स में आता। फिर उसको आवर्स में बदलने के लिए आप क्या करते, डिवाइडेड बाय 60 करते। ये वाला इंटू 60 और यहां पे फिर से वापस से आवर्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, इंटू 60/60 दोनों कैंसिल हो जाता। प्रणव कह रहे हैं हाँ सर यही डाउट था मुझे भी। अब क्लियर है? नहीं सर, जब हम इसको इंटू 60 करेंगे, मतलब 7 6 42, तो ये 420 बन जाएगा। मतलब पहले से ये वैल्यू इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका मतलब यहां पे बड़ा वैल्यू आना चाहिए, बिल्कुल बड़ा आना चाहिए। तो बड़ा आना चाहिए तो आप क्या लिखोगे, बिगर बाय स्मॉलर, बिगर बाय स्मॉलर। तो बिगर मतलब इसको ऊपर भी जाओगे, स्मॉलर इसको नीचे लाओगे, वही चीज तो हो रहा है। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रणव कह रहे हैं हाँ सर अब क्लियर है। इमरान, फिर से मैं बता दूं, करेक्ट वॉच की 60 मिनट्स, रॉन्ग वॉच 70 मिनट्स हो जाता है क्योंकि वो 10 मिनट्स आगे भाग जाता है। अब दोपहर का 1 रॉन्ग वॉच ने बताया, इफ दैट क्लॉक, मतलब रॉन्ग वॉच ने दोपहर का 1 बताया, सुबह 6 से दोपहर का 1, मतलब रॉन्ग वॉच ने 7 आवर्स का गैप लिया, तो करेक्ट वॉच कितने आवर्स का गैप लेगा? ओके, तो जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग होता है वो हमने पहले लिख दिया 60। ओके, उसके बाद कंपेयर किए तो हमें आया कि ये 70 से 7 बन गया है, तो ये 60 से कम ही बनेगा, क्योंकि ये जब कम हो रहा है तो ये भी कम ही होगा। ओके, तो लेस चाहिए आंसर, तो लेस बाय मोर, तो हमने 7/70 लिखा, तो हमें 6 आवर्स आ गया। सुबह 6 बजे से 6 आवर्स मतलब
कितना बज गया होगा? 12 PM, दोपहर का 12। अभिषेक कह रहे हैं सर इसको नॉर्मल मेथड मतलब, हाँ डायरेक्टली गेन है मतलब उतना ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली लूज है उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अभिषेक अभी अभी मैंने बताया ऐसा हम तब कर सकते हैं जब रॉन्ग वॉच की टाइमिंग पूछी जाए, लेकिन जब करेक्ट वॉच की टाइमिंग पूछी जाए तो कंपलसरी आपको चेन रूल यूज करना होगा। ओके, नहीं तो आप एक रॉन्ग आंसर तक पहुंच जाओगे। अभिषेक, प्रणव को क्लियर है? शुभम, नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि यूनिट को हम सेम करें, यूनिट को सेम रखना जरूरी नहीं है क्योंकि रिलेशन वही है। जैसे यहाँ मिनट और आवर्स का रिलेशन है, वही मिनट आवर का रिलेशन वही रहेगा ना रिलेशन। इमरान क्लियर? अनुराग कह रहे हैं नॉर्मल मेथड से गलत होने का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी तो 1150 आ गया था नॉर्मल मेथड से बहुत सारे लोगों को। कृति क्लियर? अभिषेक क्लियर? नरेंद्र कह रहे हैं सर इन क्लॉक टॉपिक यू सेड अनदर मेथड। वही वाला मेथड तो मैंने बताया यहाँ पे, ये वाला मेथड मैंने बताया। मैंने क्लॉक टॉपिक में ये वाली चीज आपको बताई है और इसमें मैंने क्लियर किया कि आप चेन रूल भी यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी बनेगा। ओके, और फिर मैंने बताया कि क्लॉक में कि एक बार जब चेन रूल डिस्कस करेंगे तो एक और तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पे करेक्ट वॉच की टाइमिंग पूछी जाएगी, वो तरह के क्वेश्चन। दैट्स इट। अब क्लियर है? शुभम क्लियर? बैक बेंचर हर्ष, प्रीति, इमरान, एक और डाउट है, पूछ लीजिए इमरान। और क्या डाउट है? पूछिए पूछिए पूछिए। विकास क्लियर? संजय क्लियर? अतुल क्लियर? तो इमरान अपना डाउट पूछ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, पूछ लीजिए जब भी आपको मौका मिले। तो नहीं होता टाइप करने में इमरान को टाइम लग रहा है, तो तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला असाइनमेंट था ये, हाँ 6 पर करेक्ट हुआ था। गेन 7 AM से करेंगे तो सर 7 AM से 1 PM में 60 मिनट यानी 12 PM होगा। इससे कैसे? 6 पे करेक्ट हुआ था। ओके, 6 पे दोनों को हमने मैच कर दिया था। जब 7 करेक्ट टाइम हो रहा होगा तो वो आपको 7:10 बताएगा। आर यू गेटिंग मी? जब 7 करेक्ट टाइम हो रहा होगा तो रॉन्ग वाला वॉच 7:10 बताएगा, 7:10 बताएगा। और फिर जब तक आप 8 करेक्ट टाइम पर जाओगे तो वो 8:20 बताएगा। फिर आप 9 बजे जाओगे तो 9 बजे वो बताएगा रॉन्ग वाला वॉच 9:30। 10 बजे जाओगे तो वो आपको 10:40 बताएगा। 11 बजे जाओगे तो वो 11:50 बताएगा। और जब 12 बजे देखने जाओगे तो वो आपको सीधा 1 बताएगा। अब क्लियर है कलाम साहब? तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को ऑप्शन सी भी आया, कार्तिक को ए भी आया है और विकास को ए भी आया है। कैसे पता चला कि 60 होगा? प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया ना, ये क्या दिया है? 10 मिनट्स इन एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में 10 मिनट गेन कर रहा है। इसका 1 घंटा, इसका 1 घंटा और एक्स्ट्रा 10 मिनट, ये 1 आवर होगा। तो ये 1 आवर प्लस 10 मिनट्स होगा, तो हो गया 70 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट होता है ना। इमरान? इमरान कह रहे नहीं सर मेरे शहर में तो ऐसा नहीं होता है। नहीं इमरान, एक बार पता कीजिए, सबके शहर में ऐसा ही होता है, 1 घंटे में 60 मिनट ही होता है। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। हैदराबाद में तो 1 घंटे में 60 मिनट है। आपके शहर में इमरान? इमरान बोल रहे पता नहीं सर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इमरान कह रहे हाँ सर अभी नींद खुली, अभी तक मेरी 25 मिनट की 1 घंटे चल रही थी, अब 60 मिनट की हो गई। वेरी गुड इमरान, कोई बात नहीं। वेन 10 मिनट्स लेस का भी दीजिए। 10 मिनट्स लेस है तो क्या होगा? 10 मिनट्स लेस है तो वही चीज होगा। ओके, ये 60 मिनट तो ये 50 मिनट, रॉन्ग वॉच 50 मिनट। डेट्स इट सोनू, टेंशन क्या है उसमें? बस इतना ही खाली आपको ध्यान रखना है कि जब भी रॉन्ग वॉच की टाइमिंग पूछी जा रही है, आप चेन रूल से तो कर ही सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन जब भी करेक्ट वॉच की टाइमिंग पूछी जा रही है कंपलसरी वहां पे चेन रूल का प्रयोग करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नरेंद्र यादव इज सेइंग सर आई एम गेटिंग 1150 in normal method, please say in Telugu sir. Okay, okay, so just for 2 minutes let me explain to Narendra. He want me to speak in Telugu, explain in Telugu. నరేంద్ర, మీకు 1150 ఎందుకు వస్తుంది అంటే
మార్నింగ్ 6 o'clock మీరు కరెక్ట్ చేశారు, మధ్యాహ్నం 1 o'clock చూస్తున్నారు. మీరు ఏమంటున్నారా సార్, మార్నింగ్ 6 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు మొత్తం 7 hours గ్యాప్ ఉంది. ఎవ్రీ 1 hourలో అది 10 minutes గెయిన్ చేసింది కాబట్టి 7 hoursలో 70 minutes గెయిన్ చేస్తుంది. అంటే 17 minutes ఎక్కువ అయి అది 1 చూపిస్తుంది. సో కరెక్ట్ టైం ఏమవుతుంది అంటే 70 minutes బ్యాక్. 70 minutes బ్యాక్ ఎంత ఉంటుంది? 11:50. బట్ మీరు ఈ 7 hours తీసుకున్నారు కదా, ఈ 7 hoursలో ఆ గెయిన్ టైం కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది, అందుకే దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఫర్ దాట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నాను. 100 రూపాయలకి మీరు 20% పెంచితే ఎంత అవుతుంది? 120. బట్ యూ కెనాట్ సే దట్ సార్ 120కి 20% తగ్గితే 100 వస్తుంది. ఇట్ రాదు, అట్లా రాదు. ఎందుకంటే 120లో ఒక వాల్యూది 20% కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది. అలాగే ఆ 7 hours గెయిన్ టైమింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది. इज इट क्लियर नरेंद्र? नरेंद्र बोल रहे हैं सर तेलुगु तो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए? अभिषेक कह रहे हैं सर कुछ भी हो समझ में आए नहीं आए, तेलुगु सुनने में बहुत अच्छा लगता है. अच्छा. अनुराग कह रहे हैं हाँ सर अब क्लियर हुआ. हिंदी वाला मुझे क्लियर नहीं था, तेलुगु वाला पूरा क्लियर है. अच्छा. इमरान को भी तेलुगु वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया. अनिमेश टेंशन में आ गया, सर ने क्या बता दिया. शुभम क्लियर है. सम वर्ड्स आर कॉमन इन तेलुगु एंड हिंदी. जूडो कह रहे हैं सम वर्ड्स आर कॉमन इन तेलुगु एंड हिंदी. कहीं ऐसा तो नहीं है जूडो की वो वाली इंग्लिश वर्ड थी, बीच में आपने मैच करके देखा, इंग्लिश वाला वर्ड जो हिंदी में भी बोला मैंने और तेलुगु में भी बोला. ओके यस नेहा अनिमेश. अच्छा मृत्युंजय तो क्लियर है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉर द. यादव जी आपको क्लियर है? यादव जी के रिप्लाई का इंतजार. जूडो कह रहे हैं हाँ सर वो इंग्लिश वर्ड था जो कि हिंदी और तेलुगु में मैच कर रहा था. शुभम कह रहे हैं मध्याह्नम. मध्याह्नम मीन्स आफ्टरनून. चलिए मूविंग फर्दर. यस जूडो. तो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट असाइनमेंट. ये था हमारा असाइनमेंट. इस असाइनमेंट में मैंने पूछा था कि कॉन्ट्रैक्टर मेक अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 days एंड एम्प्लॉयज 25 men. एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 40 दिन में रोड बनाने का काम लेता है और 40 दिन में काम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और 25 men एम्प्लॉय कर देता है, 25 लोग काम पे लगा भी देता है. आफ्टर 24 days ही फाइंड्स दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड. 24 days के बाद उसे ये पता चलता है कि सिर्फ 1/3 रोड बना है. तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा men he should employ so that he is able to complete the work 4 days earlier. कितने एक्स्ट्रा men लगाएगा वो अब, ताकि वो जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट कराए, और वो भी 4 दिन पहले, मतलब 4 days earlier. मतलब अब उसका टारगेट टाइम 40 दिन भी नहीं बचा. लास्ट के 4 दिन वो इनॉग्रेशन में चले जाएंगे, तो 40 दिन भी टारगेट नहीं है उसके पास, 36 दिन ही टारगेट है. लास्ट का 4 दिन जो है सिक्योरिटी मिनिस्टर्स यही सब में चला जाएगा. आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा था? 75 आ रहा था. यस वेरी गुड, सबको 75 आ रहा है. चलिए देखते हैं. तो मैंने कहा था कि आप डायरेक्टली चेन रूल से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. कैसे? उसने मेन कितने लगाए? 25. ओके डेज कितने वो लोग काम किए? तो डेज अगर आप देखोगे तो वो लोग 24 डेज के लिए काम किए 25 लोग. तो वर्क कितना किए वो लोग 24 डेज में? तो वर्क इसमें क्लियरली दिया है कि 1/3 वर्क किए. अब वर्क कितना बचा हुआ है? अब आपको 1 - 1/3 मतलब 2/3 वर्क और बचा हुआ है. ओके डेज कितने बचे? तो 40 दिन तो टाइम था, लेकिन 40 दिन में 4 दिन अर्ली करके तो वो 36 दिन ही टारगेट टाइम है, और उस 36 दिन में 24 डेज कंप्लीट हो चुके हैं. तो बचे कितने? 12 डेज. हम राइट. अब सबसे पहले पता करते हैं यहाँ पे मेन कितने चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो मेन कितने चाहिए फाइंड आउट करना है. तो जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है उस कॉलम का जो वैल्यू है 25 वो हमने पहले लिख दिया मल्टीप्लीकेशन साइन. इस कॉलम को 1 by 1 दूसरे कॉलम से कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा आंसर 25 से इंक्रीज होना है, मोर होना है या लेस होना है. तो सबसे पहले डेज से अगर हम कंपेयर करें तो 24 डेज में वर्क कंप्लीट होना है, 25 पीपल चाहिए. अब सेम वर्क 12 डेज में कंप्लीट होना है, मतलब टाइम कम है हमारे पास, तो ऑब्वियस है मोर मैन चाहिए. तो मोर मीन्स मोर बाय लेस, मतलब 24 by 12. फिर मल्टीप्लीकेशन. अब इस मैन को कंपेयर करते हैं वर्क से. 1/3 वर्क करने के लिए 25 पीपल चाहिए. 2/3 वर्क मतलब वर्क बढ़ गया है, 2/3 वर्क करने के लिए मोर पीपल चाहिए, क्योंकि वर्क ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा चाहिए. तो मोर मीन्स मोर बाय लेस, मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3. डिवीजन
2/3 बिगर है ना, तो बिगर बाय स्मॉलर, तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखें तो रेसिप्रोकल, मतलब ये हो गया 3/1। तो इसमें क्या हुआ, 3 3 गेट कैंसिल। ओके, फर्दर 12 1 जा 12 2 जा 24। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 25 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 100 आ रहा है। 25 2 जा 50, 50 2 जा 100। तो यहाँ पे 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन ये इन्होंने नहीं पूछा है, हम ऑप्शन बी नहीं सेलेक्ट करेंगे। ये इन्होंने नहीं पूछा है कि 100 लोगों की जरूरत है नहीं है, कितने लोगों की जरूरत है, ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, एक्स्ट्रा कितने मैन एम्प्लॉय करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 25 लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे उसको 100 लोगों की जरूरत है। तो एक्स्ट्रा कितने मैन एम्प्लॉय करेगा, तो 100 में से ऑलरेडी 25 लोग काम कर रहे हैं, तो ये और एक्स्ट्रा 75 लोगों को वो एम्प्लॉय करेगा, तो एक्स्ट्रा 75, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया। क्लियर? यस संजय। हाँ, कोई और मेथड है क्या इसे सॉल्व करने के लिए? हाँ, यहाँ पे पर मैन की एफिशिएंसी जो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे वैसे करेंगे तो बहुत लेंदी मेथड होगा, इसीलिए हम लोग इसे डायरेक्टली चेन रूल से कर रहे हैं, निर्मित। ओके, या नहीं तो आप ये कहिए कि सर चेन रूल की जगह क्या हम मैन इनटू डेज इनटू आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, वो फॉर्मूला बना ही है चेन रूल से, लेकिन चेन रूल क्या है, वो फॉर्मूला कहां से आया, वो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप फिर 9 monkeys eat 9 bananas in 9 minutes, तो आप बोलोगे सर 45 monkeys will eat 45 bananas in 45 minutes। तो ये चीज गलत हो जाएगी निर्मित, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। सर 12 కాకుండా 36 తీసుకొని ట్రై చేయండి। ఇక్కడ శశాంక్, ఇక్కడ నా 36, సో ఇక్కడ 36 ఎందుకు తీసుకోవాలి, స్టార్టింగ్ నుంచియా మొత్తం వన్ వర్క్ చేయడానికి? సో వన్ వర్క్ చేయడానికి ఒకవేళ ఇక్కడ 36 తీసుకుంటే స్టార్టింగే వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేయాలి, స్టార్టింగే వర్కర్స్ని ఎంప్లాయ్ చేయాలి, స్టార్టింగ్ అవసరం లేదు। ఇక్కడ పని అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ పని ఎన్ని రోజులు చేయాలి అది మనం తీసుకుంటే 100 మంది కావాలి ఇక్కడ। ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ शशांक? हाँ, अनिमेश क्लियर, अतुल क्लियर, अभिषेक क्लियर। इमरान सिंह सर 36 वाला हिंदी में बता दीजिए। 36 वाला ये जो है 4 दिन पहले खत्म करना है ना, 40 दिन में वो रोड बनाने का वादा किया और 4 दिन लास्ट में दिया, 4 दिन पहले खत्म करना है, इसीलिए 36 डेज टारगेट डेज है। पूरा मिला के टारगेट डेज 36 है, जिसमें 24 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका है और 1/3 काम हो चुका है। तो अब उसके पास टारगेट डेज 36 में से 24 दिन हो गया, तो 12 दिन बचे हैं, वही दिया हुआ है। क्लियर? दीपेश पूछ रहे हैं एक बार और एक्सप्लेन करागा? करागा, डेफिनेटली करागा, आप टेंशन ना लें, डेफिनेटली करागा, सिर्फ आपको चेन रूल का ध्यान रखना है। यस अतुल, इमरान, प्रणव, इमरान क्लियर है? ओके ओके, शेख क्लियर। तो यहाँ पे समझते हैं, जस्ट अ मोमेंट, हर्ष क्लियर। ओके, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे मेनली आपको ये दिया गया है, आदित्य क्लियर, मेनली आपको ये दिया गया है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी 25 लोग काम कर रहे हैं और वो लोग 24 दिन काम किए हैं और 1/3 वर्क कंप्लीट किए हैं। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो बच रहा है 2/3, क्योंकि 1 - 1/3, 1 वर्क में से 1/3 हो गया, रिमेनिंग वर्क 2/3, और डेज बच रहे हैं सिर्फ 12, क्योंकि 36 दिन टारगेट था, 40 की जगह 36 था, लास्ट में 4 डेज अर्लियर दिया हुआ था। 4 दिन पहले ही खत्म करना है काम, 40 दिन में भी 4 दिन पहले, मतलब 36 दिन में काम खत्म करना है। उस 36 में से 24 डेज हो चुके हैं, 1/3 वर्क हुआ 24 डेज में। अब हमारे पास डेज क्या बचे, तो 36 - 24, 12 डेज बचे। कितने मैन की जरूरत है, चेन रूल से सॉर्ट आउट करेंगे तो 100 मैन की जरूरत हमें आ जाएगी, और 100 मैन की जरूरत है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे पूछा था एक्स्ट्रा कितने मैन एम्प्लॉय करना है, तो ऑलरेडी उसके पास 25 लोग काम कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा उसको सिर्फ 75 लोग एम्प्लॉय करने हैं, वही आंसर है। दीपेश कह रहे हैं सर, दीपेश नहीं दीपांश है सर, वो क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो, दीपेश कह रहे हैं। वो दीपांश है सर, मैं दीपेश हूं सर। दीपेश, अगर आप इतना फील हो गया इसके लिए तो बताइए शुभम का क्या हाल होगा। शुभम बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, दूसरे वाले शुभम को नहीं समझ में आ रहा है।
आप बार बार शुभम ही बोल रहे हो दीपेश। ओके कोई बात नहीं, दीपांश है। ओके क्लियर, दीपांश भी कह रहे हैं क्लियर। अब क्लियर है दीपेश, दीपांश को क्लियर है, संजय क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूविंग फर्दर, एक और असाइनमेंट ये था, ए कैन डू अ वर्क इन 60 days वेर एज बी इन 20 days। इफ दे टुगेदर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 32,000 रुपीज, अगर 32,000 का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, देन व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ ए। तो ये जो शेयर ऑफ ए अब मैंने पूछा है, ये शेयर डिवाइड कैसे होता है। एक बात ध्यान रखें कि ए और बी, ओके, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, और दोनों की जो एफिशिएंसी है, दोनों का जो पावर है, ये बिल्कुल सेम है। तो ऑब्वियस है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मिलेगा दोनों बराबर बांटेंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक ताकतवर है, कोई एक ज्यादा अच्छा काम करता है या ज्यादा फास्ट काम करता है, तो आप कहेंगे कि उसे, जो ज्यादा फास्ट काम करता है, उससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए टोटल वैल्यू में, टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में। आर यू गेटिंग मी? मतलब कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी एफिशिएंसी की बेस पे, न कि कितने डेज ले रहे हैं, जितने डेज लेंगे। देखिए यहाँ वेजेस नहीं मिल रहा है, पर डे का हिसाब नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो डेज के हिसाब से नहीं होता है, एफिशिएंसी के हिसाब से, पावर के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, जैसे समझते हैं यहाँ पे ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ओके, तो यहाँ पे जो ए का पर डे वर्क है वो 1/60 है, और बी का पर डे वर्क क्या है, 1/20 है। अब यही जो पर डे वर्क हमने लिखा है, यही इनकी एफिशिएंसी है, यही इनकी एफिशिएंसी है, और इसी रेशियो में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, यही इनकी एफिशिएंसी की रेशियो होगी, और इसी रेशियो में कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको फर्दर अगर आप सॉर्ट आउट करोगे, 60 और 20 का एलसीएम क्या बनेगा, तो 60 बनेगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर आपने 60 लिख दिया, वो कैंसिल हो जाएगा कैसे भी, तो ये आपको 1 ही रहेगा। इस टू 20 3 जा 60 है, तो ये 3 1 जा 3, मतलब 1:3 में की रेशियो में कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आप देखें तो 32,000 है, और इसमें शेयर किसका पूछा है, ए का शेयर पूछा है, तो ए को यहां कितना मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए 1 पार्ट, टोटल 4 पार्ट में से 1 + 3 कितना होता है 4, 4 पार्ट में से 1 पार्ट मिलना चाहिए, मतलब 1/4 ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, जो कि आपका है 32,000। ओके, 4 1 जा 4 8 जा 32, मतलब 8,000 रुपये उसको मिलेंगे, 8,000 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है? और बी को कितना मिलेगा, तो बी को सिर्फ 32 में से बी को क्या मिलेगा, बी ज्यादा ताकतवर है ना, 20 दिन में कर रहा है, मतलब जो काम ए 60 दिन में कर रहा है, बी उसे 20 दिन में ही कर दे रहा है, जल्दी कर दे रहा है, तो बी को ज्यादा पैसे मिलेगा। तो 32,000 में से आप 8,000 हटा दीजिए, तो बाकी के 24,000 24,000 जो है वो बी को मिलेगा। क्लियर है? यस अनुराग, विकास, कलाम, अभिषेक, प्रीति, दीपेश बोल रहे हैं सर आपने कल आंसर नहीं दिया था। चलिए, आपका नाम वहां पे दीपेश होगा तो डेफिनेटली, मैंने तो ढूंढा वहां तो मुझे दीपेश नाम से कोई नहीं मिला। दीपेश, आप अलग अलग जगह अलग अलग नाम यूज कर रहे हो तो कैसे चलेगा। अब आप बोलोगे सर फेसबुक में मैं एक नाम से हूँ, टेलीग्राम पे दूसरे नाम से हूँ, और इंस्टा पे तीसरे नाम से हूँ, तो ये दीपेश कैसे पहचानेंगे आपको। मैंने तो ढूंढा कि दीपेश का कौन सा क्वेश्चन आया जिसका रिप्लाई नहीं मिल पाया। अब दीपेश सोच रहे हैं ऐसा क्या, सोशल मीडिया तो टेलीग्राम पे तो दीपेश नाम है ही नहीं, वहां पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया दीपेश। वहां पे देखिए आपने क्या नाम डाल रखा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी सब लोगों को क्लियर है, कोई बात नहीं हिमांशु। अब आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक हमारी है पाइप्स एंड सिस्टर्न। तो जैसा मैंने बताया कि पाइप्स एंड सिस्टर्न भी बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क ही है। ओके, सिर्फ यहां पे होगा क्या, दीपेश ही है। अच्छा ठीक है, एक बार वो मैसेज को क्लिक करके क्वेश्चन मार्क डाल के आप भिजाइए तो मैं समझ जाऊंगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क, जो भी मैसेज आपका डाउट था उसको सेलेक्ट करके क्वेश्चन मार्क भिजाइए, मैं समझ जाऊंगा कि ये दीपेश है। ओके दीपेश, और रिप्लाई दे दूंगा। नहीं नहीं शुभम, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क जो है ये हम लोग अभी तक समझे, यही पाइप्स एंड सिस्टर्न में भी यूज करेंगे। कैसे, देखिए पाइप्स एंड सिस्टर्न, सबसे पहले तो सिस्टर्न समझ लीजिए कि सिस्टर्न क्या होता है। सिस्टर्न का मतलब है टैंक।
सिस्टर्न का मतलब है टैंक या रिजर्वॉयर, जहां पे आप वाटर को स्टोर करते हो, जहां पे पानी को हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, उस रिजर्वॉयर को, उस टैंक को हम लोग सिस्टर्न भी बुलाते हैं। ओके, दीपेश करें ओके सर। अब यहां पे जैसे मान लीजिए एक टैंक है, एक सिस्टर्न है या टैंक है या रिजर्वॉयर है, जिसमें दो टैप लगे हैं, टैप ए और टैप बी, दो नल लगे हुए हैं। टैप ए कैन फिल दिस टैंक इन 6 आवर्स। अगर हम सिर्फ ए को खुला रखें तो ये टैंक फुल होता है 6 आवर्स में। वही अगर हम सिर्फ बी को खुला रखें तो ये टैंक फुल होता है 5 आवर्स में। अब बात यह होती है कि मान लीजिए मैंने दोनों टैप को खुला रखा है, बोथ द टैप्स आर ओपन, देन इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल गेट फिल्ड। तो ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है। वहां पे हम लोग टाइम एंड वर्क में ए का पर डे वर्क बोल रहे थे, यहां पे बोलेंगे ए का पर आवर वर्क क्या होगा, 1/6। उसी तरह बी का पर आवर वर्क क्या होगा, 1/5। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों का पर आवर वर्क क्या होगा, पर डे नहीं, अब पर आवर बन जाएगा। दोनों का मिलके काम क्या होगा, ए एंड बी का पर आवर वर्क क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/6, या रिवर्स में भी लिखिए 1/6 प्लस 1/5, एक ही बात है। तो यहाँ 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30 और न्यूमरेटर में आएगा 11। 11/30 उनका पर आवर वर्क है, तो आवर्स कितने लेंगे, इसका रेसिप्रोकल मतलब 30/11 आवर्स लेंगे। 30/11 आवर्स मतलब कितना होगा, 11 2 ज़ा 22, रिमाइंडर 8 बचा, तो 8 डिवाइडेड बाय 11, तो 28/11 आवर्स में ये दोनों मिलकर टैंक को फुल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस अविनाश, कलाम, निर्मित, अजय, विकास, सोनू, जूडो, संजय, जागृति, वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे ये तो आपको क्लियर है कि सेम टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सिर्फ यूनिट बदल रही। वहां पे हम लोग डेज बोलते थे, यहाँ पे आवर्स बोलेंगे, अगर मिनट्स में दिया तो मिनट्स बोलेंगे, सेकंड्स में दिया तो सेकंड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और टैप दिया हो सकता है, एक और टैप दिया हो सकता है जिसका नाम होगा आउटलेट, ड्रेन या लीकेज। अरे गेटिंग में कोई भी नाम हो सकता है। ये सी टैप है जो कि एक पूरे टैंक को खाली कर सकता है अकेले, एक फुल टैंक को वो एम्प्टी कर सकता है अकेले 4 आवर्स में। अब अगर तीनों काम कर रहे हैं तो कितने आवर्स में टैंक फिल होगा, तो अब कितने आवर्स में टैंक फिल होगा, तो बहुत ही सिंपल है। यहां पे भी आपको ए का पर आवर वर्क वही रहेगा 1/6, बी का पर आवर वर्क वही रहेगा प्लस 1/5, लेकिन सी का पर आवर वर्क आपको क्या करना है, -1/4 लेना है। आर यू गेटिंग मी, -1/4। मतलब एम्प्टिंग पार्ट हमेशा आप निगेटिव में डिनोट करोगे और फिलिंग को आप हमेशा पॉजिटिव में डिनोट करोगे। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पे सी जो है वो -1/4 हो जाएगा, निगेटिव में होगा, एम्प्टिंग पार्ट निगेटिव में होगा। अब यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 60 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, 10 + 12 हो गया 22, माइनस ये हो जाएगा 15, तो 22 - 15 मतलब 7/60 इनका पर आवर वर्क है। तो आवर्स कितने लेंगे, इसका रेसिप्रोकल मतलब 60/7 आवर्स, विच इज इक्वल टू 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर 4 बचा, तो 8 4/7 आवर्स। अगर तीनों काम करते, अगर लीकेज भी काम करते रहता, तब 8 4/7 आवर्स में टैंक फुल होता। सेम टाइम एंड वर्क जैसा ही है, सिर्फ यहां पे यूनिट बदल रही है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे फिलिंग को पॉजिटिव में डिनोट कर रहे हैं, फिलिंग को पॉजिटिव में डिनोट कर रहे हैं, एम्प्टिंग को नेगेटिव में डिनोट कर रहे हैं। दैट्स इट, बस उतना ही है। बाकी सारी चीजें टाइम एंड वर्क जैसा ही है। हाँ, एक और बात अगर आप देखो यहां पे, तो यहां पे जो हमारा आंसर आया, ये आंसर जब फिलिंग एम्प्टिंग सब काम कर रहा था, ये आंसर पॉजिटिव में आया या निगेटिव में आया, ये जो आंसर आया हमारा, ये प्लस में आया या माइनस में आया, तो ये हमारा प्लस में आया। इसका मतलब इतने आवर्स में टैंक फिल होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो आपको फिलिंग को डिनोट कर रहा है। अगर यही ये आंसर निगेटिव में आता, तब आप बोलते कि इतने आवर्स में टैंक जो है एम्प्टी हो जाता। आर यू गेटिंग मी? पॉजिटिव डिनोट द फिलिंग पार्ट, निगेटिव डिनोट द एम्प्टिंग पार्ट। मान लीजिए आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछ रखा है व्हेन द टैंक विल बी एम्प्टीड, तो आप सीधा बोल सकते हैं नेवर, नेवर, कभी नहीं। क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब फिलिंग पार्ट ज्यादा पावरफुल है, वो टैंक कभी खाली होगा ही नहीं। मान लेते हैं आपका आंसर निगेटिव में आ रहा है और ये लोग पूछ रहे हैं व्हेन द टैंक विल बी फिल्ड, तो फिर आप बोलोगे नेवर, क्योंकि निगेटिव में आंसर आ रहा है मतलब एम्प्टिंग वाला ज्यादा पावरफुल है, वो टैंक कभी भरेगा ही नहीं। पॉजिटिव आपका फिलिंग आंसर है, निगेटिव आपका एम्प्टिंग आंसर है। अगर रिवर्स में क्वेश्चन है तो सीधा आप बोल सकते हो नेवर। क्लियर है? यस जूडो, संजय क्लियर, जागृति क्लियर, यस कलाम, मनीष,
शुभम, विकास, ऑल क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको यूनिट देखना है और पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है। तो यहां दिया, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 8 मिनट्स एंड 12 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड आफ्टर 3 मिनट्स पाइप इज टर्न्ड ऑफ। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक? चलिए, जीरो आ सकता है, मतलब जैसा अगर जीरो आ गया ना निर्मित, तो जैसा टैंक है इनिशियल स्टेज में एंडिंग तक वैसा ही रहेगा। फिलिंग वाला पानी डालते जाएगा, एम्प्टिंग वाला खाली उतना ही पानी खाली करेगा, मतलब तभी जीरो आएगा। मतलब दोनों की एफिशिएंसी एकदम बराबर हो गई, तब जीरो आएगा, मतलब कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर इनिशियल स्टेज में टैंक खाली था तो खाली रहेगा, और अगर इनिशियल स्टेज में टैंक फिल था तो फिल ही रहेगा, क्योंकि जितना पानी आ रहा है उतना ही निकल रहा है, तभी आपको जीरो आएगा। आर यू गेटिंग मी निर्मित? वन रिवर्स रिपीटेड। अजय, कौन सा कोई बात नहीं अजय, ये वाला समझिए तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो भी आपका डाउट है। फिर भी नहीं सॉर्ट आउट हुआ तो मैं हूं ना। तो चलिए, इसके लिए मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, 60 सेकेंड। पोल स्टार्ट कर लेते हैं और आपका पोल शुरू होता है इसके लिए अब। ट्राई द आंसर। निर्मित, क्लियर? तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ए का पर मिनट वर्क क्या होगा? देखिए यहाँ पे मैं पर मिनट वर्क बोल रहा हूं क्योंकि यूनिट मिनट में दिया है। ए का पर मिनट वर्क 1/8 है, और बी का पर मिनट वर्क क्या है? तो बी का पर मिनट वर्क 1/12 है। अब इन्होंने दिया क्या है कि दोनों को हम एक साथ ओपन कर दिए हैं, बट आफ्टर 3 मिनट्स पाइप इज टर्न ऑफ। मतलब ए जो है सिर्फ 3 मिनट के लिए काम कर रहा है। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक? तो पूरा कितने टाइम में वो टैंक फिल हुआ? तो मान लेते हैं पूरे एक्स मिनट में वो टैंक फिल हुआ। तो इसका मतलब एक्स मिनट के लिए कौन काम किया? बी काम किया, क्योंकि ए तो 3 मिनट में बंद कर दिया हम। तो पूरे एक्स मिनट के लिए बी काम कर रहा है। मतलब पहले तो आप ए का पर मिनट वर्क 1/8 है, वो 3 मिनट्स के लिए काम कर रहा है, तो कितना वर्क करेगा 3 मिनट्स में? 3/8। इतना वर्क ए ने किया, प्लस बी जो है पूरे टाइम के लिए काम कर रहा है, वही पूरा टाइम हमें पता करना है। हमने मान लिया बी ने वर्क किया है एक्स मिनट्स के लिए, तो 1 मिनट का वर्क 1/12 है, तो एक्स मिनट का वर्क x/12 है। एक्स मतलब टोटल टाइम कितना लगा है, पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए प्लस पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी, ऑल टुगेदर दे डिड 1 कंप्लीट वर्क, तो इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 8 और 12 का एलसीएम अगर मैं गलत नहीं हूं 24। 8 3 जा 24, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 12 2 जा 24, तो यह 9 2x हो गया। एम आई राइट? इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 9 + 2x, और 9 + 2x इज इक्वल टू, ये 24 इधर आएगा तो 24 1 जा 24, तो 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 24 - 9। 24 - 9 कितना होता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 होता होगा। 15 होता होगा, यस। तो x की वैल्यू क्या होगी? 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 आप बोल सकते हैं। ओके, मतलब 7.5 मिनट्स, मतलब पूरा टैंक जो है 7.5 मिनट में भरा था। आर यू गेटिंग मी? 7.5 मिनट्स में, 7.5 मिनट में पूरा टैंक भरा था, क्योंकि बी जो काम कर रहा है वो पूरे पूरे टाइम के लिए काम कर रहा है, और मैंने कहा है कि बी एक्स मिनट्स के लिए काम कर रहा है, और एक्स की वैल्यू आई है 7.5 मिनट्स, मतलब पूरा टैंक फिल होने में टाइम लगा है। टोटल टाइम टेकन वॉज 7.5 मिनट्स। 7.5 मिनट्स अगर देखें तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये हमारा आंसर। इज इट क्लियर? शुभम, 10.5 नहीं होगा। 3 मिनट्स के लिए जो है वो 7.5 में से 3 मिनट्स के लिए ए भी काम कर रहा है बी के साथ। ओके, और बाकी का जो 4.5 मिनट है वो बी अकेला कर रहा है। क्लियर है शुभम नेगी? चलिए, तो 7.5 मिनट ऑप्शन बी है, तो ये सेलेक्ट करते हैं। तो 55% लोगों ने सही आंसर दिया है।
संजय रिपीट, डेफिनेटली संजय, फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, यहाँ पे सेम टाइम एंड वर्क जैसा है संजय, कुछ भी नहीं है। सर एक बार विदाउट एक्स लेके कीजिए, बिल्कुल इमरान, वो भी बता दूंगा, विदाउट एक्स भी बता दूंगा। जो एक्स हमने लिया था ना, आपने ही बताया था ना, जब हम लोग टाइम एंड वर्क यूज कर रहे थे, तो टाइम एंड वर्क में आप लोग नहीं बोला था सर इक्वेशन वाला ज्यादा आसान है, तुरंत हो जा रहा है। तो इक्वेशन से मैंने बताया, कोई बात नहीं, आप बिना एक्स लिए भी मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन बी सही है। तो लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है कार्तिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है पूर्णेंदु, थर्ड पे है संजय महतो, और यहाँ पे संजय जायसवाल ने रिपीट करने का है, कोई बात नहीं। ओके, फोर्थ पे है जागृति और फिफ्थ पे है ऋषि कर्ण, सुपर्ब, ऑसम। क्योंकि दीपांश वन पूरा वर्क हो रहा है, दीपांश आपने टाइम एंड वर्क अटेंड नहीं किया है। टाइम एंड वर्क अगर पूरा आपको समझ में आया है तभी ये पाइप्स एंड सिस्टम आपके लिए प्रैक्टिस होगा दीपांश। अगर आपने बिना टाइम एंड वर्क देखे अगर पाइप्स एंड सिस्टम करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये सारे कंफ्यूजन आते रहेंगे। इक्वल टू वन क्यों लिया है? क्योंकि वर्क वन कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में एकदम टाइम एंड वर्क में मैंने क्या कहा था, 1 डे का वर्क 1/10, 2 डेज का वर्क 2/10, 10 डेज का वर्क 10/10 इक्वल टू 1। जब भी 1 हुआ तो वर्क गॉट कंप्लीटेड। आर यू गेटिंग मी दीपांश? याद आ गया सर, क्या बताऊं सर, भूल जाता हूं बीच बीच में। ऐसे मत गुस्सा करो, नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं। ओके, तेनी हो, यस दीपांश, क्लियर है। तो चलिए मैं विदाउट एक्स इमरान आपको बता देता हूं, बिना एक्स के भी समझ लेते हैं कैसे हो सकता है बिना एक्स के। तो देखिए यहाँ पे बिना एक्स के अगर सबसे पहले तो ए काम कर रहा है 3 मिनट के लिए, ये आपको पता है। तो 3 मिनट में कितना काम करेगा? तो 3/8 काम कर देगा पहले 3 मिनट में, ए ने कर दिया। ओके, बाकी जितना काम है सब बी कर रहा है, शुरुआत से अंत तक बाकी जितना काम है सब बी कर रहा है। तो अगर 8 में से 3 भाग ए कर दिया है तो 1 - 3/8 मतलब बाकी का 5/8 पेंडिंग वर्क सब बी ने किया होगा, राइट? तो 5/8 वर्क को करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? तो वन टोटल वर्क को करने के लिए बी को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स लगता है। तो 5/8 वर्क करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियस है 12 इंटू 5/8 इतना टाइम लगेगा। 4 2 8, 4 3 12, मतलब 5 3 15/2 मिनट्स लगेगा, विच इज इक्वल टू 7.5 मिनट्स लगेगा, 7.5 मिनट्स, डेट्स इट। समझ में आया इमरान? हाँ सर बोल रहे हैं, अब क्लियर है सर। मनीष नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल मनीष। शुभम कह रहे हैं सर हर जगह एक्स ही क्यों आता है सर, कभी कभी आप वाई ले लिया करो सर, बहुत रुलाई आ रही मुझे। कोई बात नहीं शुभम, रुलाई आनी चाहिए, इससे क्या होता है आंखें साफ होती है और मन भी हल्का होता है। शुभम आपके मन को मैं हल्का कर रहा हूँ। ओके, आंखें भी साफ होगी और मन भी हल्का होगा। और आपको आगे जब आंखें साफ होगी तो आपको अपना भविष्य क्लियर दिखाई देगा कि हम ये रास्ता चुनेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे, और इस रास्ते में गए तो हम खत्म। ओके, कुछ भी अपना कैरियर खत्म हो जाएगा। मनीष कह रहे यस योगेश, हाँ हिमांशु, 3 मिनट दोनों ने साथ किया था काम। चलिए अब ऐसे भी आप देख सकते हैं। मनीष कह रहे नहीं सर 3 मिनट पहले, मनीष नहीं, हाँ यस। हिमांशु कह रहे हैं सर 3 मिनट तो पहले दोनों ही काम किए थे। चलिए 3 मिनट का काम देख लेते हैं ना, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं पहले। ओके, 3 मिनट के लिए, ओके 3 मिनट के लिए दोनों कर रहे हैं। तो ये कितना का वर्क किया है? 1 मिनट में 1/8 और ये 1 मिनट में 1/12, दोनों को ऐड कीजिए ए और बी दोनों को। तो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम 24 आ रहा है। 8 3 = 24 और 12 2 मतलब 5/24 इनके 1 मिनट का काम है टुगेदर। ऐसे ये लोग 3 मिनट किए, तो 3 मिनट में कितना करेंगे? 5 × 3 मतलब 15/24 वर्क करेंगे ये। 3 मिनट में कितना वर्क करेंगे? जब 1 मिनट में 5/24 कर रहे हैं तो 3 मिनट में ये 15/24 कर लेंगे। ओके, तो 24 भाग में से 15 भाग हो गया। अब 24 भाग में कितना बचा हुआ है? तो बाकी कितना बचा है? 5 और उधर 4 9, मतलब 9/24 वर्क अभी भी पेंडिंग बचा हुआ है 3 मिनट के बाद, और इसको बी अकेले कर रहा है। तो बी को कितना टाइम लगेगा? तो एक वर्क को करने के लिए यहां पे वापस से आइए, एक वर्क को करने के लिए बी को कितना टाइम लगता है? बी को लगता है सर 12 मिनट। और इसको कितना वर्क करना है? 9/24, तो 9/24 वर्क करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? तो 12 इंटू 9/24, तो 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, मतलब 9/2 मतलब 4.5 मिनट लगेंगे। यहाँ 3 मिनट काम किया, यहाँ 4.5 मिनट काम किया, तो पूरा मिला के 7.5 मिनट। आर यू गेटिंग मी? आप कान ऐसे नाक पकड़िए, घुमा के पकड़िए, कैसे भी, लेकिन आएगा आंसर वही। देखिए आएगा आंसर वही।
उल्टा करो या सीधा रहेगा विकट कवि। विकट कवि, उल्टा भी पढ़ो तो विकट कवि। पैलिंड्रोम बोलते हैं ना इसे इंग्लिश में, सीधा या उल्टा एक ही बात है। सर चेन रूल से हो सकता है ये, नहीं 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 स्नेहा, चेन रूल से नहीं होगा। क्योंकि जब इक्वल एफिशिएंट लोग होते हैं तभी हम लोग चेन रूल यूज करते हैं। आप ध्यान दें कि वहां पे 12 मेन की एफिशिएंसी इन्होंने दे रखी, कितने डेज में इतने आवर्स पर डे के हिसाब से करते हैं। तो हम फिर देख रहे हैं कि 24 मेन कितने, तो वहां पे मेन की एफिशिएंसी बराबर है, तभी हम लोग चेन रूल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी बराबर नहीं है तो चेन रूल यूज नहीं होगा। नेहा। यस मनीष, मनीष किसको गाइड कर रहे हैं कि पोल कहाँ से चलता है? खुशी को। ओके, तो आपने देखा होगा खुशी की चैट के लेफ्ट साइड में, चैट जहाँ पे आप चैट कर रहे हो एग्जैक्टली वहाँ पे ऊपर एक नेटवर्क जैसा कुछ सिंबल बना होगा। नेटवर्क पे क्लिक करने से आपको पोल स्टार्ट होगा। नहीं, अगर फिर भी हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, चैट को क्लोज कर दीजिए, तब वो काम करेगा। फिर भी नहीं काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं दूसरे क्वेश्चन में काम करेगा। सर दूसरे में भी नहीं कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि मेरी किस्मत खराब है, आज आज ये काम नहीं करेगा। खुशी कह रहे सर ऐसा भी होता है क्या, किस्मत पे भी चलता है क्या पोल? नेहा आप क्लियर है? वेरी गुड। हिमांशु क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न, तो ये सारे हम लोग क्वेश्चंस जो हैं पाइप्स एंड सिस्टम के देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पाइप्स एंड सिस्टम का। टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट यूज करते चले जाएंगे। हाँ, फिर अपडेट करना है। अपडेट से पहले एक और चीज करना है बैक बेंचर। अपडेट के पहले क्या करते हैं हम लोग, विंडो रिफ्रेश भी करते हैं। विंडो रिफ्रेश करने से भी काम नहीं कर रहा है तब अपडेट करते हैं, और अपडेट से भी काम नहीं हो रहा है तब हम लोग अपना मेथड यूज करते हैं, इंजीनियर्स वाला मेथड। क्या है इंजीनियर्स वाला मेथड? कि पूरा जो है सिस्टम को ही बंद करके सो जाते हैं। बाकी लोग जो इंजीनियर्स नहीं है वो बंद करके फिर से ऑन करते हैं, और इंजीनियर्स बंद करके सो जाते हैं कि आज नहीं काम करेगा कल करेगा ये। खुशी कह रहे नहीं सर इतना टेंशन नहीं, मिल गया पोल। ओके वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब ए फिल कर सकता है 4 आवर्स में, बी फिल कर सकता है 8 आवर्स में। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। मतलब सी जो है वो एम्प्टिंग पार्ट है, निगेटिव वाला पार्ट है। यस शुभम। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। अगर हमने तीनों पाइप को ओपन रखा है टुगेदर, एक ही बार में ओपन कर दिया है, तो कितनी देर में ये टैंक फिल होगा? और आपका पोल स्टार्ट होता है सिंगल चॉइस 60 सेकंड के लिए अब। शुभम और अतुल को ऑप्शन डी आ रहा है आंसर, चैट में लिख रहे हैं। ध्यान रखें पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, चैट में गलत आंसर लिखा गया है कुछ लोगों द्वारा, और पोल में उन्होंने सही आंसर लिखा ताकि वो लीडर बोर्ड में आ पाए। जब कंपटीशन ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन कंपटीशन एंड एग्जाम। यस जूडो। तो आई थिंक समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। या गुमराह किया जा सकता है। यस बैक बेंचर जूडो। ओके, तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। ए कैन फिल द सिस्टम इन टैंक इन 4 आवर्स, मतलब ए का पर आवर वर्क क्या होगा, 1/4 होगा। और बी जो है उसे फिल कर सकता है 8 आवर्स में, तो बी का पर आवर वर्क हो गया 1/8। ओके, और सी भी काम कर रहा है, सी लेकिन एम्प्टिंग वाला पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और सी एम्प्टी कर सकता है 16 आवर्स में, तो सी का पर आवर वर्क -1/16 होगा, क्योंकि ये एम्प्टिंग वाला पार्ट है। अब तीनों काम कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, तीनों को हमने टुगेदर कर दिया तो 1/4 प्लस 1/8 -1/16, तो इनका पर आवर वर्क आ जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ एलसीएम आएगा 16, न्यूमरेटर में ये 4 बनेगा, 4 4 जा 16, तो 4 1 जा 4, 8 2 जा 16, तो ये 2 1 जा 2, तो 4 + 2 हो गया 6, माइनस ये तो 1 ही रहेगा। तो ओवरऑल हमें आएगा 5/16 इनका पर आवर वर्क है। तो आज कितने लेंगे इसका रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल मतलब 16/5 आवर्स, जो कि होता है 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 बचा। अगर हम डेसिमल लिखें तो वो 1 को 10 कर सकते हैं, 5 2 जा 10, मतलब 3.2 आवर्स। 3.2 आवर्स जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
किसी ने गुमराह नहीं किया है, बिल्कुल सही था, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। रिजल्ट की बात करें तो 69% लोगों ने ऑप्शन डी का चुनाव किया है। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है प्रथम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है दीपेश, थर्ड पे है अतुल, फोर्थ पे है बैक बेंचर और फिफ्थ पे है कलाम। सुपर्ब, ऑसम। शुभम कह रहे हैं सर मैंने आपका ट्रिक अप्लाई कर लिया है। कौन सी ट्रिक? मैंने कौन सी ट्रिक बताया हूँ शुभम? शुभम कह रहे हैं सर मैंने आपका ट्रिक अप्लाई कर लिया है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चैट के आंसर्स को देख के खुद का आंसर ढूंढना है, और वो भी कॉन्फिडेंटली। वेरी गुड, ये हुई ना बात शुभम? यस निर्मित 3.2, अनुराग, अजय, बिल्कुल सही। क्लियर है सबको? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय 20 बकेट्स ईच ऑफ कैपेसिटी 13.5 लीटर, मतलब 20 बकेट से एक टैंक को भरा जा सकता है। कलाम साहब कह रहे हैं सर डिले हो रहा है पोल में। क्या बताऊं कलाम साहब, मैंने तो सही भिजाया यहाँ से, ये रास्ते में कहीं दिक्कत हो गई कलाम साहब। ओके, तो यहाँ पे मनीष कह रहे हैं सर गुमराह भी मुझे क्यों गम दिखाई दे रहा है, ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। मनीष, गुमराह में भी आपको सिर्फ गम वर्ड दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा गम है आपके पास। ओके, दुख ज्यादा हो गई है, दुख खत्म नहीं होती। तो एक टैंक कैन बी फिल्ड बाय 20 बकेट्स ईच ऑफ कैपेसिटी 13.5 लीटर, मतलब 20 बकेट से हम टैंक को फिल कर सकते हैं, और हर बकेट की कैपेसिटी जो है 13.5 लीटर है। इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 9 लीटर, हाउ मेनी बकेट्स विल फिल द सेम? अरे इतना आसान सा सवाल, इसके लिए मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकता हूं। और पोल स्टार्ट हो चुका है। अनुराग जूडो, पोल में आंसर देना है, ये यूट्यूब नहीं है कि आपने चैट में आंसर दे दिया। फ्लो में पोल में आंसर देना है कलाम साहब, पूर्णेंदु, पोल में आंसर देना है। तो टाइम अप, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, पूरे टैंक की कैपेसिटी पता करते हैं ना, सीधा हम लोग टैंक की कैपेसिटी लिखते हैं। टैंक की कैपेसिटी क्या है? ओके, तो टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल है, 20 बकेट और हर बकेट 13.5 लीटर का, यही होगी टैंक की कैपेसिटी। ओके, और इट विल बी इक्वल टू, इस बार जो है हमें कितना, 9 लीटर्स का बकेट है, और कितने बकेट्स यूज कर रहे हैं ये नहीं पता, तो एक्स बकेट 9 लीटर्स के, ये भी टैंक की कैपेसिटी। ओके, दोनों बराबर होगी, डेट सेट। प्रतीक बोल रहे हैं काश मैं भी लीडर बोर्ड पे आ सकता। टेंशन न ले प्रतीक, मैं ये पूरा लीडर बोर्ड ही आपके पास भिजा देता हूँ, आप सारे जगह अपने नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्रतीक। आओगे आओगे, मेहनत जारी रखें प्रतीक, डेफिनेटली आओगे। ओके, शुभम पूछ रहे हैं सर 30 बकेट लगेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल 30 ही, आप और गलत शुभम कैसे पॉसिबल है? मनीष कह रहे हैं सर आंसर मैं बोल रहा था, लेकिन क्या बताऊं, ये लीडर बोर्ड में नाम कैसे आएगा, वो क्लोज ही हो गया पोल। बोलना नहीं था मनीष, आंसर बोलना नहीं था, वो सुनेगा नहीं, टाइप करना था, आंसर सेलेक्ट करना था। यस अविनाश, चेन रूल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, विष्णु का सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग प्रतीक। हाँ हाँ बिल्कुल शुभम। कार्तिक, वेरी गुड। तो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें तो क्या मैं कह सकता हूँ 20 इंटू 13.5, मतलब जीरो के लिए ये डेसिमल चला गया, 135 इंटू 2, 135 का डबल कितना होता है, 270 बटा 9 इज इक्वल टू एक्स। 9 वन जा 9 थ्री जा 27, मतलब एक्स की वैल्यू है 30, मतलब 30 बकेट्स की जरूरत है। 30, बहुत ही सिंपल। तो मुझे लगता है कि ये वाला तो 100% लोगों ने आंसर किया होगा। अभी भी 60%, अब क्या हो गया? इतना आसान सा सवाल 60%। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है जुडो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है पूर्णेंदु, थर्ड पे है प्रतीक, फोर्थ में है ओजस्वी, और फिफ्थ में है कलाम साहब। सुपर्ब, गुड, क्लियर है। अनुराग बोल रहे हैं सर वीडियो और पोल अलग अलग टाइम पे चलते हैं, इसलिए स्लो नेटवर्क वालों को डिले हो जाता है। वेरी गुड अनुराग, कोई बात नहीं। सर चेन रूल से करते हैं तो 9/13.5 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। इमरान ऐसे कैसे आंसर आ रहा है चेन रूल से? क्यों चेन रूल से? ओके, जब हम बकेट, हमारे पास 20 है और उनकी
कैपेसिटी जो है बकेट की वो है 13.5। ओके, अब कैपेसिटी है 9, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ज़्यादा बकेट लगेंगे ना, मोर बकेट्स लगेंगे ना, क्योंकि कैपेसिटी कम है तो मोर बकेट से फिल होगा। तो मोर आंसर चाहिए, तो मोर आंसर चाहिए, तो 20 इंटू मोर बाय लेस मतलब 13.5/9। ओके, तो ये तो वही आया ना, 20 इंटू 13.5/9 वही आ गया। क्या दिक्कत है इमरान साहब? इमरान कह रहे सॉरी सर, नहीं नहीं समझ में आ गया ना। यस, वेरी गुड। अविनाश कह रहे हैं सर आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम बिकॉज ऑफ डिले इन पूल। अच्छा, पूल में डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, पहले पूल में जंप कर लीजिए आप अविनाश, बाद में पोल देखेंगे हम लोग। अच्छा, पूल नहीं है पोल है, अच्छा पोल ही है, ओके डिले हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अविनाश कह रहे हैं सर मैं नहीं खेल रहा, कोई बात नहीं, 30 सेकंड नहीं, आगे जो है आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। ओके अविनाश, अब खुश, अब पोल में पार्टिसिपेट करोगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए टैंक कंसिस्ट ऑफ 3 टैप्स। ध्यान से सुनिए, ए बी एंड सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को समझ के सॉर्ट आउट कीजिएगा। ए टैंक कंसिस्ट ऑफ 3 टैप्स ए बी एंड सी। यस जूडो। टैप ए एंड टैप बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब ए फिल कर सकता है 20 आवर्स में, बी फिल कर सकता है 12 आवर्स में। मनीष पूछे सर 8th क्लास के क्वेश्चन आते हैं गेट में, पूछ रहे हो आप मनीष? आपको लग रहा है मनीष 8th क्लास का क्वेश्चन है? तो इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके बताइए ना करेक्ट आंसर मनीष। मनीष कह रहे सर ये तो 8वीं कक्षा का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, 2 और 2 4 लग रहा है। तो मनीष 2 और 2 4 लग रहा है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर मनीष आप। मान जाऊंगा कि 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा था ये सारी चीजें, और उस समय जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वही गेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वाह, वेरी गुड विष्णु। मनीष कह रहे नहीं सर ये वाला नहीं, पिछला वाला था। अच्छा, ऐसा है मनीष, मतलब एक आध क्वेश्चन तो आपको समझाने के लिए 8th स्टैंडर्ड क्या 5th स्टैंडर्ड का भी देना पड़ेगा। अब आप, मैं एनालॉजी की बात करूंगा कि ए इज टू जेड इज वाई इज टू वॉट, तो आप बोलोगे सर ए बी सी डी तो हमने नर्सरी में पढ़ा था, ये नर्सरी वाला क्वेश्चन कहाँ से आया? तो एनालॉजी तो आपको कुछ तो बेसिक क्लियर रखना होगा ना मनीष। यस संजय। यस शुभम। विष्णु मेरा बिल्कुल मिलेगा मिलेगा विष्णु। ओके, तो एनी हाउ, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पे टैप ए फिल कर सकता है इस टैंक को 20 आवर्स में, फिलिंग पार्ट है, और टैप भी फिल कर सकता है 12 आवर्स में। वेर एज टैप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 18 आवर्स। सी जो है वो आपका निगेटिव वाला पार्ट है, ओके वो एम्प्टी कर सकता है 18 आवर्स में। सी वॉज केप्ट ओपन, सी को हमने खुला रखा है, ओके सी वॉज केप्ट ओपन। वेर एज ए एंड बी आर ओपन इन ऑल्टरनेट आवर्स, दैट इज फर्स्ट आवर ए, सेकंड आवर बी, थर्ड आवर ए, फोर्थ आवर बी, सो ऑन। ओके, देन इन हाउ मेनी आवर्स टैंक वुड बी फिल्ड, कितने आवर्स में टैंक फुल होगा। मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग में टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट डेज देख रहे थे, यहाँ पे ऑल्टरनेट आवर्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट आवर ए काम कर रहा है, क्लियरली दिया है, ओके फर्स्ट आवर ए, सेकंड आवर बी क्लियरली दिया है, थर्ड आवर ए, सो ऑन। फर्स्ट आवर ए काम किया, सेकंड आवर बी काम किया, थर्ड आवर फिर ए काम किया, फोर्थ आवर फिर बी काम किया, फिफ्थ आवर फिर ए, और ऐसे चलता रहा। आर यू गेटिंग में? ए बी ऐसे काम कर रहे हैं। वो जो ऑल्टरनेट डेज था, यहाँ पे ऑल्टरनेट आवर्स है। हाँ, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि सी हर जगह काम कर रहा है, मतलब फर्स्ट आवर ए एन सी, सेकेंड आवर बी एन सी, थर्ड आवर ए एन सी, फोर्थ आवर बी एन सी, फिफ्थ आवर ए एन सी, सी हर जगह काम कर रहा है। तो कितने आवर्स में ये टैंक फिल होगा? यस विष्णु। पवन का आंसर आ रहा है 45, नहीं पवन। कलाम का आंसर आ रहा है 90। कलाम आपका कैलकुलेशन सही है लेकिन आंसर गलत है। कलाम आपका कैलकुलेशन सही है लेकिन आंसर गलत है। आदित्य का आंसर आ रहा है 22.5। नहीं नहीं आदित्य, आप कैलकुलेशन में ही गलती कर रहे हो। पवन आप भी कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। नहीं नहीं, 45/2 तो होगा ही नहीं। जूडो कह रहे हैं 89.3। 89.3 जूडो।
विष्णु कह रहे हैं 90 और 11/4। 11/4 को आप लिख सकते हो ना, 11/4 है विष्णु अगर, तो उसको अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, मतलब 2 और फिर 3/4, तो 2 इधर ऐड करोगे तो 92 3/4 बनेगा वो विष्णु जो आप लिख रहे हो। प्रणव कह रहे हैं सर 25.7, नहीं नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। विष्णु कह रहे हैं नहीं सर 89.3 जो जूडो ने कहा है वो आंसर होगा। अच्छा ऐसा है क्या विष्णु? जागृति कह रहे हैं 90 आवर्स। 90 आवर्स में कैलकुलेशन आपका परफेक्ट है, 90 जो आप बता रहे हो ना कैलकुलेशन परफेक्ट है, लेकिन आंसर गलत है। पूर्णेंदु का कहना है सर 89.8 होगा। फर्स्ट आर ए, सेकेंड आर बी एंड सी सो ऑन वी हैव कैलकुलेट 2 आवर्स वर्क। हाँ ठीक है बिल्कुल, लेकिन वो भी आंसर गलत है जूडो, 89.3 कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ विष्णु। कार्तिक कह रहे हैं 90 आवर्स। 90 आवर्स कैलकुलेशन परफेक्ट, आंसर गलत कार्तिक। एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा चलिए मैं ये एक्सप्लेन पहले ये आपको क्लियर कर देता हूँ। श्रद्धा 12 आवर्स नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक। सबसे पहले उन लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ जिनका कैलकुलेशन परफेक्ट है लेकिन आंसर गलत है। संजय कैलकुलेशन मिस्टेक, अविनाश कैलकुलेशन मिस्टेक, 1272 आंसर नहीं है। अनुराग 90 आवर्स कैलकुलेशन परफेक्ट बट आंसर गलत है। तो जिन लोगों को 90 आवर्स आ रहा है उनको मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि 90 क्यों गलत है। यस नो। जिनको 90 आ रहा है, अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है तो आंसर क्यों गलत है? जागृति कह रहे हैं हाँ यस सर बताइए 90 क्यों गलत है। मैं बताता हूँ 90 क्यों गलत है, ध्यान से सुनिएगा। 90 इसलिए गलत है क्योंकि फर्स्ट आर का वर्क अगर आप देखोगे, फर्स्ट आर का वर्क निगेटिव में है। निगेटिव में मतलब माइनस में है। मतलब फर्स्ट आर में वर्क क्या हुआ, जितना भी पानी ए ने डाला सी सबको खाली कर दिया, मतलब सी ज्यादा पावरफुल था। मतलब जैसे इनिशियल स्टेज में टैंक एम्प्टी था, फर्स्ट आर के एंड में टैंक एम्प्टी रह गया, उसमें पानी आया ही नहीं। आर यू गेटिंग मी? पानी आया लेकिन सब सी ने निकाल दिया। मतलब जैसे इनिशियल स्टेज में टैंक एम्प्टी था, फर्स्ट आर के एंडिंग में टैंक एम्प्टी रह गया। तो ये जो फर्स्ट आर का जो वर्क था वो कुछ हुआ नहीं। हाँ टाइम हमारा 1 आवर वेस्ट हो गया, तो इसीलिए 90 रॉन्ग है। मतलब फर्स्ट आवर का वर्क आपको 0 लेके चलना है। हाँ नो डाउट 1 आवर क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो 1 आवर लेके चलना है आपको, इसीलिए 90 गलत है। विष्णु कह रहे हैं सर आई गॉट वी कैनॉट एम्प्टी एम्प्टी टैंक। हाँ बिल्कुल विष्णु, एक एम्प्टी टैंक को फिर से हम एम्प्टी नहीं कर सकते, तो फर्स्ट आवर का वर्क 0 लेंगे। ओके हाँ नो डाउट वर्क 0 है लेकिन टाइम 1 आवर वेस्ट हुआ है। जागृति ओके सर। प्रणव कह रहे हैं 91। प्रणव 91 वेरी गुड एक्सीलेंट सुपर्ब मार्वलस जीनियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी 91 बिल्कुल आपने सही समझा। जिन लोगों को अभी भी 90 आ रहा है ये समझिए कि प्रणव ने 91 क्यों बोला। ओके लेकिन प्रणव मैं आपको बता दूं 91 भी गलत आंसर है। ये जो मैंने गाइड किया आपको इसके अनुसार से आपको 91 आया। ओके 1 आवर एक्स्ट्रा स्टार्टिंग वाला, लेकिन 91 भी गलत आंसर है। अब 91 क्यों गलत है? अब्राहम सॉरी कलाम साहब 91 भी गलत है। क्यों गलत है अब सोचिए। ये तो आप समझ गए कि 90 क्यों गलत है, तो जिन लोगों को अभी भी 90 आ रहा है ये समझिए 91 कैसे आया, और जब 91 आ रहा है तो 91 क्यों गलत है। चले एक्सप्लेन। अनुराग कह रहे हैं सर पूरा ट्रैप है यहाँ पे, इसीलिए मनीष ने कह दिया कि नहीं सर वो पिछले वाला क्वेश्चन 8th स्टैंडर्ड का था, ये वाला नहीं है सर, ये वाला तो गेट से भी ज्यादा आगे है। अनुराग 91 पॉइंट समथिंग विष्णु नहीं, वो समथिंग आप बताइए पहले। अभिषेक कह रहे नहीं सर आप ही बताइए। जागृति कह रहे 92, नहीं 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 कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीष मैं बता दे रहा हूँ। मनीष कह रहे हैं कि सर 8th स्टैंडर्ड नहीं, बता दो आप। बिल्कुल बता रहा हूँ मनीष, ऐसा नहीं है। 92.7 नहीं दीपेश गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक। प्रीति हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इमरान कह रहे हैं 89, नहीं इमरान। 889 संजय, ये तो आप मेरा डोर नंबर बता रहे हो 889। ये गलत है संजय 89। सर एक बार 1 आवर वाला लॉजिक फिर से बता। हाँ 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर का लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ जूडो। फर्स्ट 1 आवर का वर्क जो है वो निगेटिव में है, मतलब हमारा कार्य जो है वर्क जो है फिलिंग करने का है, और वर्क निगेटिव में मतलब खाली टैंक क्या खाली होगा, मतलब वो वर्क हमारा 0 रहेगा, वर्क का फ्रैक्शन 0 रहेगा। टाइम 1 आवर हमें वेस्ट हुआ है वो कंसिडर करना है जूडो।
राहुल पूछ रहे हैं सर स्टेज बैट 2026 का क्लास चल रहा है ना, ये चल रहा है तो आप अटेंड कर रहे हो तो बस चल ही रहा है। यस विष्णु, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था, उस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा। ओके, लास्ट में मैं नाम लूंगा उस स्टूडेंट का, मैंने याद रखा है कौन से स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था, उनका नाम मैंने याद रखा है। एनी हाउ, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि दिया क्या हुआ है। दिया यहाँ पे है ए का पर आवर वर्क, अगर आप देखोगे तो ए फिल कर सकता है 20 आवर्स में, मतलब ए का पर आवर वर्क 1/20। फर्दर बी का पर आवर वर्क, तो बी फिल कर सकता है 12 आवर्स में, तो बी का पर आवर वर्क 1/12। और सी का पर आवर वर्क, तो सी एम्प्टी कर सकता है 18 आवर्स में, मतलब सी का पर आवर वर्क -1/18। आर यू गेटिंग मी? ओके। अब इन्होंने क्या दिया कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट आवर्स, जैसे फर्स्ट आवर ए, सेकंड आवर बी, थर्ड आवर ए, फोर्थ आवर बी, फिफ्थ आवर ए, ऐसे काम कर रहे हैं, और सी जो है हर जगह काम कर रहा है। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक। नहीं कलाम साहब, गलत आंसर है। संजय बोल रहे हैं सर मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? आपके साथ गलत नहीं, आपका आंसर गलत होता है, कभी कभार हो जाता है संजय। आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है संजय, ऐसा मत सोचें। सर मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है? आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है संजय, आंसर गलत आ गया, बस इतना ही है। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नहीं दीपेश, अतुल, गौरव, आंसर नहीं है। समझिए समझिए और क्या आंसर है उसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सी को हमने हर जगह खुला रखा है। अब फर्स्ट आर की बात करें, फर्स्ट आर की अगर बात करें तो फर्स्ट आर में कौन काम कर रहा है? ए एंड सी काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? ए एंड सी। अब ए का 1 आवर का वर्क आपने लिख रखा है 1/20, और सी का 1 आवर का वर्क है -1/18। अगर आप एलसीएम लोगे तो 180 आएगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा यहाँ पे 29 एम राइट, और ये 18 टेंजा, मतलब 9 - 10। 9 - 10 आपको क्या आएगा? -1/180 आएगा। -1/180 मतलब आपका आंसर निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब एम्प्टिंग पार्ट इज मोर पावरफुल देन द फिलिंग पार्ट। जो खाली करने वाला जो पाइप है सी, वो ज्यादा पावरफुल है फिलिंग वाले ए से। मतलब ए जितना भी पानी डालेगा सी सबको खाली करेगा, पानी रुकने ही नहीं देगा टैंक में। वाटर आएगा ड्रेन हो जाएगा, आएगा ड्रेन हो जाएगा, मतलब जब तक वहां रुकेगा ही नहीं पानी, क्योंकि एम्प्टिंग वाला ज्यादा पावरफुल है। अगर यही दोनों काम कर रहे होते तो आप सीधा बोलते कि वर्क निगेटिव में आ रहा है। अगर सिर्फ यही दोनों काम कर रहे हैं तो टैंक कभी नहीं भरेगा, इट विल नेवर गेट फिल्ड, अगर सिर्फ यही दोनों काम कर रहे होते तो फर्स्ट आवर में हमारा वर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल स्टेज में टैंक हमारा एम्प्टी था, फर्स्ट आवर के एंडिंग में टैंक एम्प्टी रह गया, तो ये वर्क हमारा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, 1 आवर हमारा टाइम वेस्ट चला गया। अब बात करते हैं सेकेंड आवर की। तो सेकेंड आवर की अगर हम बात करें तो सेकेंड आवर में कौन काम करेंगे? तो आप कहोगे सर बी एंड सी काम कर रहे हैं सेकेंड आवर में यहाँ पे। ओके, तो बी का 1 आवर वर्क है क्या? 1/12, और सी का 1 आवर वर्क क्या है? -1/18। नो डाउट यहाँ पे एलसीएम अगर आप लोगे तो 36 आएगा, लेकिन मैं एलसीएम नहीं लेकर मैं सीएम ले रहा हूं। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल 180 ले रहा हूं। क्यों सर, क्यों ले रहे हो? ताकि आगे कैलकुलेशन में मेरे लिए इजी रहे, क्योंकि अगर मैं 36 एलसीएम लेके चलूं तो फिर आगे मुझे फिर वही आपको 180 लेना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही 180 लेके चल रहा हूं कॉमन मल्टीपल। तो 12 × 15 और 18 × 10, मतलब 15 - 10, ये आपको आएगा 5/180। अब आंसर आया पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में आंसर आया, इसका मतलब बी ज्यादा पावरफुल है सी से। तो सी टैंक में से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, निकाल भी रहा है, लेकिन बी जितना पानी डाल रहा है उतना नहीं निकाल पा रहा है। मतलब सेकेंड आवर की एंडिंग में ये जो 5/180 आया, इसका मतलब क्या है? सेकेंड आवर की एंडिंग में अगर पूरे टैंक को हम 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 5 पार्ट तक वाटर फिल हो जाएगा। एम आई राइट? क्लियर है सबको? अब थर्ड आवर में कौन काम करेगा? तो थर्ड आवर में वापस से ए और सी काम करेंगे। थर्ड आवर में वापस से आपको ए और सी काम करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड आवर लेते हैं, ये वाला 2 आवर्स ले लेते हैं। सर प्रीवियस में जब आप 2 डेज का वर्क लेते थे तो आप फर्स्ट डे का वर्क और सेकेंड डे का वर्क लेते थे। यहां पे आपने फर्स्ट आवर को छोड़ दिया और आपने सेकेंड एंड थर्ड ये 2 आवर्स लिया। क्यों क्यों ये वाला 2 आवर्स मैंने लिया है, इस बात को समझिए। सबसे पहले हमें टैंक में पानी डालना है, तब उसमें से हम पानी विड्रॉ करेंगे। तो हमने पानी कब डाला है? सेकेंड आवर में पानी डाला है, तो थर्ड आवर उसमें से पानी निकालेंगे। अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड आवर लेते हैं यहां पे, तो हम क्या मिस्टेक करते हैं? फर्स्ट आवर में खाली टैंक में से पानी निकालते हैं। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए। फ्रॉम एम्प्टी टैंक आई एम विड्रॉइंग वाटर इन द फर्स्ट आवर। एम्प्टी टैंक में क्या विड्रॉ होगा? वाटर।
जब तक आप बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करोगे तो विड्रॉ कैसे करोगे? पहले तो आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, फर्स्ट डिपॉजिट देन विड्रॉ। तो यहां डिपॉजिट ही हुआ है सेकंड आवर में, तब हम थर्ड आवर में विड्रॉ कर सकते हैं। अह, राहुल का पूछना है, सर श्रेष्ठ 2026 बैच में जनरल एप्टीट्यूड तो 22 जनवरी से स्टार्ट होना था ना? पता नहीं राहुल, लेकिन आपको जब ऐड किया गया है तो आप अटेंड कर लो ना राहुल, क्या दिक्कत है? अलग परेशानी है राहुल की। सर अगर फर्स्ट आवर पॉजिटिव आता तो उसको हाँ बिल्कुल 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 अभिषेक कंसिडर करते। क्लियर है संजय? यस संजय क्लियर, जुडो क्लियर, ओके मनीष क्लियर, ओके। अब देखिए सेकंड एंड थर्ड आवर ये 2 आवर्स लें तो सेकंड आवर का वर्क ये है 5/180 और थर्ड आवर का वर्क यही होगा -1/180। तो ओवरऑल हमें आएगा 4/180। 4/180 जिसको आप कैंसिल करोगे तो आएगा 1/45। अब ये 1/45 कितने आवर्स का वर्क है? तो आप बोलोगे सर ये 2 आवर्स का वर्क है। ओके, कौन से 2 आवर्स का? सेकंड एंड थर्ड आवर। तो हर 2 आवर्स में 1/45, ये 1/45 मतलब पॉजिटिव में है, मतलब टैंक में पानी फिल ही है, अभी भी पानी रुक ही रहा है। एम्प्टिंग वाला अभी भी उतना नहीं निकाल पाया जितना कि बी ने फिल किया है। ओके, तो ये कौन से 2 आवर्स का वर्क है? ये सेकंड एंड थर्ड आवर। तो जैसे सेकंड एंड थर्ड आवर में 1/45 हुआ तो आपको कह सकते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ में भी 1/45 होगा, सिक्स्थ और सेवंथ में भी 1/40, एवरी 2 आवर्स में ऐसे 1/45 वर्क होता रहेगा। आर यू गेटिंग मी? अब यहां पे अगर हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन से वर्क इज कंप्लीटेड, तो इसे 45/45 मतलब 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 45 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम दोनों तरफ 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/45 मतलब एक पूरा वर्क 45 टू 90 आवर्स में होगा। ये 90 आवर्स स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को आया था, लेकिन मैंने कहा कैलकुलेशन से ही आंसर गलत। क्यों? ये वन वर्क तो 90 आवर्स में हुआ, ये 90 आवर्स कहां से है? आपके सेकेंड आवर से, आपके सेकेंड आवर से, लेकिन आपका फर्स्ट आवर भी टाइम वेस्ट हुआ था, तो वो 1 आवर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो हमारा आंसर बन रहा है 91 आवर्स। ये समझ में आया कि 90 क्यों गलत है और 91 कैसे आया लोगों को आंसर? ये समझ में आया सबको? जूडो यस समझ में आया। 90 क्यों गलत है और 91 कैसे आया लोगों का आंसर, ये समझ में आया एवरीवन? तब मैं आगे बढ़ूंगा कि 91 क्यों गलत है ये बताऊंगा। यहां तक समझ में आया? किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। संजय कह रहे हैं नहीं सर यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड संजय। बाकी लोग एक बार कंफर्म करें कि आपको यहां तक समझ में आया कि 90 की जगह 91 कैसे लिया गया। विकास हाँ सर, जागृति यस, कलाम यस, अभिषेक यस, टेक यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जुडो, अतुल यस, ओके ओके, दूसरे गलत तक समझ में आ गया, ओके ओके। स्नेहा कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए एक बात, बहुत ही सिंपल है स्नेहा, जो हम लोग ऑल्टरनेट डेज वाला कर रहे थे वही यहाँ पे ऑल्टरनेट आवर्स वाला कर रहे हैं। फर्स्ट आवर में ए और सी ने काम किया, ये दिया हुआ है डेटा में ही। सेकेंड आवर में बी एंड सी ने काम किया, तो फर्स्ट आवर का वर्क हमारा निगेटिव में आया, पर आवर वर्क निकाले ए और सी का टुगेदर, निगेटिव में आया, जिसका मतलब है कि कुछ वर्क हो ही नहीं रहा है, वर्क हुआ ही नहीं है, क्योंकि वर्क यहाँ पे क्या करना है? हमें टैंक को फिल करना है। पूछा क्या गया? टैंक को फिल करना है, मतलब इनिशियल स्टेज में हमें खाली टैंक दिया गया और फर्स्ट आवर के एंडिंग में निगेटिव आया, मतलब टैंक खाली का खाली रह गया, तो हमारा 1 आवर वेस्ट हो गया, वर्क कुछ भी नहीं हुआ, तो ये वर्क एक्चुअल में 0 हो गया। सेकेंड आवर का वर्क देखे तो पॉजिटिव में आया, मतलब टैंक में पानी आया, मतलब अब वर्क हुआ है कितना? 180 पार्ट्स वर्क में से 5 पार्ट हुआ है, मतलब 180 पार्ट में से 5 पार्ट फिल हुआ है। ओके, अब हमने क्या किया? जब हमने सेकेंड आवर में पानी डाला तब हम थर्ड आवर उसमें से पानी निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने वो वाला आवर लिया, फिलिंग देन विड्रॉइंग, तो हमें आया कि 1/45 वर्क अभी भी फिलिंग हुआ है, 45 में से 1 पार्ट फिल्ड है, मतलब ये 2 आवर्स का वर्क है, कहां से? सेकंड एंड थर्ड। तो एवरी 2 आवर्स में 1/45 वर्क होता रहेगा, तो इसको 1 वर्क बनाने के लिए हमें 45 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, तो 1 वर्क होने के लिए 90 आवर्स लगा सेकंड आवर से, और हमारा 1 आवर जो फर्स्ट आवर का जो टाइम वेस्ट हुआ था वो भी हमने इंक्लूड किया, तो टोटल टाइम लगा 91 आवर्स। सर नेम नहीं बताया आपने, किसका नाम? अच्छा बताऊंगा बताऊंगा, अभी तो 91 भी गलत है, अभी तो 91 भी गलत है ना? इज इट क्लियर? अभी तो 91, यस अनुराग, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अनुराग, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओके, तो चलिए चलिए चलिए, अब समझते हैं कि 91 भी गलत आंसर कैसे है, इस बात को समझिए। 91 क्यों गलत आंसर है? देखिए 91 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है?
सबसे पहले ये क्लियर करते हैं 91 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर। ये जो हमारा 91 आंसर आ रहा है, ये 91 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो आप बोलोगे सर 91 एक ऑड नंबर है, राइट। ऑड नंबर ऑफ आर में कौन काम करेगा? तो फर्स्ट आर, थर्ड आर, ये सब ऑड नंबर है। फिफ्थ आर, ऑड नंबर ऑफ आर में ए और सी काम करें, और ए और सी का काम क्या है? निगेटिव में है। इसका मतलब 91st आर में कौन काम किया होगा? अगर 91 हमारा आंसर है तो वो जो लास्ट वाला 1 आर है 91st आर, उसमें कौन काम किया होगा? ए और सी ने काम किया होगा। और ए और सी क्या करते हैं? टैंक में से पानी विड्रॉ करते हैं। जब भी ये काम करते हैं टैंक का पानी कम हो जाता है, क्योंकि ये माइनस में है, टैंक में से पानी विड्रॉ करते हैं। मतलब 91st आवर में जब ए और सी, 91st आवर में लास्ट वाला 1 आवर, 91st आवर में जब ए और सी काम किए होंगे तो टैंक में से पानी विड्रॉ किए होंगे, निकाले होंगे, और टैंक फुल हो गया। टैंक में से पानी विड्रॉ करने के बाद टैंक फुल हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप कह रहे हो सर दिस इज द ब्रिम, टॉप लेवल ऑफ द टैंक, हवा में पानी अटका था सर, 91st आवर में क्या हुआ? हवा वाला पानी निकला और टैंक फुल हो गया। हवा वाला पानी निकला और टैंक फुल हो गया, मतलब टैंक पहले ही कहीं फिल हो चुका था, आप हवा तक पानी उसे भर दे रहे हो। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि एक मंकी वाला क्वेश्चन है, गूगल में आपने देखा होगा, एक मंकी वाला क्वेश्चन है कि एक 30 फीट का हाइट का एक पोल है, 30 फीट का एक पोल है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, तब हम लोग वापस चलेंगे 91 कैसे गलत है। ओके, 30 फीट का एक पोल है, एक मंकी जो है, मनीष नहीं सुने कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए। एक मंकी जो है इस पोल को चढ़ना चाह रहा है, एक मंकी इस पोल को चढ़ना चाह रहा है। ओके, अब मंकी क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिए। मंकी फर्स्ट मिनट में, पहला मिनट क्या करेगा? मंकी 3 फीट चढ़ जाएगा, 3 फीट चढ़ जाएगा, ओके, ऊपर चढ़ेगा। और दूसरा मिनट, सेकंड मिनट में क्या करेगा? सेकंड मिनट में वो मंकी 2 फीट नीचे आ जाएगा, स्लिप कर जाएगा। पहला मिनट मंकी 3 फीट ऊपर गया, दूसरा मिनट में 2 फीट नीचे स्लिप कर गया, फिर थर्ड मिनट में वो वहां से 3 फीट ऊपर गया, फिर फोर्थ मिनट में वहां से 2 फीट नीचे स्लिप कर गया। मतलब ऐसे करके मंकी चढ़ रहा है। फर्स्ट मिनट 3 फीट अप, सेकंड मिनट में 2 फीट नीचे, फिर थर्ड मिनट में वहां से 3 फीट अप, फोर्थ मिनट में फिर 2 फीट नीचे। ऐसे करके वो मंकी पोल को चढ़ना चाह रहा है। तो इन ऑर्डर टू रीच द टॉप ऑफ द पोल, 30 फीट पोल, हाउ मेनी मिनट्स मंकी विल टेक? अब एक बात समझिए कि फर्स्ट मिनट में वो 3 फीट ऊपर गया, सेकंड मिनट में 2 फीट नीचे आ गया। मतलब ओवरऑल पूरे 2 मिनट्स की बात करें तो 2 मिनट्स में मंकी ने कितना फीट कवर किया? तो ऑब्वियसली 1 फीट कवर किया होगा मंकी। am I right? यस और नो? ये बात मानते हैं? क्योंकि 3 फीट ऊपर जाके 2 फीट नीचे आ रहा है, मतलब 2 मिनट में सिर्फ 1 ही फीट कवर कर पाया। ये क्लियर है सबको? तो टॉप ऑफ द पोल पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? नहीं विष्णु, 90 कहां से आ गया आंसर? हाँ अभिषेक, आप जो कह रहे हो ना 60 मिनट्स लगेगा, संजय जो आप कह रहे हो ना 60 मिनट्स लगेगा, ये नॉर्मल थिंकिंग हमारा है कि 60 मिनट। सर 2 मिनट में 1 फीट, तो इसको 30 फीट बनाने के लिए 60 मिनट लगेगा, लेकिन 60 मिनट आंसर नहीं है। कलाम साहब कह रहे हैं 27 फीट पर पहुंच जाएगा। हाँ यस कलाम साहब, उसके आगे प्रथम 60 मिनट्स आंसर नहीं है, बताता हूं मैं कैसे गलत है। नहीं सोनू 59 भी नहीं है, शुभम 57 भी नहीं है, चलिए समझते हैं। 55 यस कार्तिक सही है। समझते हैं कैसे? 2 मिनट में 1 फीट, क्या आप बता सकते हो 54th मिनट में कहां पे रहेगा? जब 2 मिनट में 2 का आधा 1 है, तो 54th मिनट में 54th का आधा 27 फीट पे रहेगा। आप कह सकते हो ये 27 फीट पे रहेगा सर। अब 54th मिनट में वो कहां पे है? 27 फीट पे। 55th मिनट में क्या करेगा? 55th एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ मिनट में क्या करता है? 3 फीट ऊपर चढ़ता है। तो 55th मिनट में क्या करेगा? वो 27 फीट से, 55th मिनट में 27 फीट से 3 फीट ऊपर चला जाएगा। तो 27 से 3 फीट ऊपर गया, 27 से 3 फीट ऊपर गया, मतलब वो 55th मिनट टॉप ऑफ द पोल पहुंच गया। 27 में 3 फीट और चढ़ा ऊपर, तो टॉप ऑफ द पोल पहुंच गया ना 30 फीट पे। नो डाउट 56 मिनट पे फिर वो स्लिप करेगा, ये बात मैं मानता हूं, फिर स्लिप करेगा और स्लिप करके वापस वो 28 फीट पे आ जाएगा। ये बात भी मैं मानता हूं कि 56 मिनट में फिर वहां से वो 2 फीट नीचे स्लिप करके 28 फीट पे आ जाएगा। अब 57th मिनट में क्या करेगा? ऊपर 3 फीट उसको जाना है, पोल कितना बचा हुआ है? 2 फीट, तो हवा में 1 फीट जाके अटकेगा नहीं। आर यू गेटिंग मी? आप ये नहीं कह रहे हैं सर 2 फीट पोल बचा और 1 फीट हवा में जाके रुक गया 57th मिनट में, ऐसा तो वो करेगा नहीं, क्योंकि पोल 2 ही फीट बचा, अब 3 फीट ऊपर जाने का चांस ही नहीं है उसको। इसीलिए हम कह सकते हैं 60 मिनट नहीं, 55th मिनट ही वो टॉप ऑफ द पोल पहुंच गया। समझ में आया? तो जैसे यहां पे 60 मिनट्स बोलकर आप बार बार मंकी को पोल से ऊपर हवा में अटकाते चले जा रहे हो, वैसे ही इस क्वेश्चन में
आप यहां 91 बोलकर पानी को आपने हवा में रोक दिया है और आप कह रहे हैं सर 91st आवर में हवा का पानी निकला और टैंक फुल हो गया। समझ में आ रहा है 91 क्यों गलत है? अब आप जब भी ये चीजें लिखोगे या समझोगे तो ये जरूर मेंशन कीजिएगा, 91 पहले आंसर लाइएगा और मेंशन कीजिएगा कि 91 क्यों गलत है। अब ये समझते हैं कि 91 हमारा गलत आंसर है और हमें ये क्लियर हुआ कि 91 आवर में हवा से पानी निकला और टैंक फुल हुआ। इसका मतलब अर्लियर, पहले ही कहीं टैंक फिल हुआ था। मतलब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे। ओके, यहां से अब हम लोग पीछे जाएंगे। ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ना दोनों तरफ इंटू 45, अब हम लोग थोड़ा पीछे जाके दोनों तरफ सिर्फ 44 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इंटू 44 करते हैं दोनों तरफ। तो जब हम इंटू 44 करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये वर्क कितना होगा, सिर्फ 44/45 वर्क होगा। कितनी देर में, 44 2 88 आवर्स में। हम राइट, 88 आवर्स में इतना वर्क होगा। फिर से याद दिला दूं, ये 88 आवर्स कहां से है, सेकेंड आवर से। लेकिन हमारा जो फर्स्ट आवर का टाइम वेस्ट हुआ है वो वाला 1 आवर इंक्लूड कर दें तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग द फर्स्ट आवर 18 आवर्स में 44/45 वर्क हुआ है। हम राइट, इंक्लूडिंग द फर्स्ट आवर। 88 तो है ही, 88 को फिर हमने 89 बनाया फर्स्ट 1 आवर को इंक्लूड करके। जो हमारा टाइम 1 आवर वेस्ट हुआ था फर्स्ट आवर में उसको इंक्लूड करके, जैसे हम लोगों ने 90 को 91 किया था वैसे यहां पे 88 को 89 किया। ओके, अब 89 आवर्स हो चुके हैं, अभी भी पेंडिंग वर्क बच रहा है। कितना वर्क पेंडिंग बच रहा है सर, 45 पार्ट में 44 पार्ट हुआ है, मतलब अभी भी 1/45 वर्क पेंडिंग है, अभी भी इतना पार्ट पेंडिंग रह गया। और मैं आपको बता दूं कि 89 आवर्स अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो नेक्स्ट आवर है 90th आवर। 90 एक इवन नंबर है और इवन नंबर ऑफ आवर में कौन काम करता है, बी एंड सी। तो बी एंड सी 1 आवर में कितना वर्क कर रहे हैं, 5/180, जिसको आप 1/36 कह सकते हैं। यह है उनका पर आवर वर्क। मतलब एक पूरे वर्क को बी एंड सी जब काम करेंगे 90th आवर में तो एक पूरे वर्क एक्चुअली बी एंड सी करते हैं कितने देर में, ये आपको 1/36 आ रहा है, मतलब 36 आवर्स में करते हैं। लेकिन उनको पूरा वर्क नहीं करना है, पेंडिंग वर्क क्या बच रहा है, कितना पार्ट फिल करना है, 1/45। तो 1/45 वर्क को बी एंड सी करेंगे कितनी देर में, 36 इंटू 1/45 आवर्स में। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, मतलब आपको आएगा 4/5 आवर्स में करेंगे। यहां तक आपका आंसर 89 और यहां पे 4/5, मतलब ओवरऑल आपका आंसर क्या बना, 89 4/5 आवर्स। 89 4/5 आवर्स, यहां पे आपको टैंक फिल हो गया। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज द आंसर जो कि पूर्णेंदु ने बताया था सर 89.8 आवर्स। पूर्णेंदु, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए 89.8 या 89 4/5 आवर्स टाइम लगेगा। पूर्णेंदु, एम आई राइट? आपने सबसे पहले सही आंसर बताया था। कलाम साहब कह रहे हैं सर ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन गेट एग्जाम में तो नहीं है, लेकिन कैट में पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन और आप सोचोगे समझोगे तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि गेट में नहीं पूछेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना दिमाग थोड़ा लगा लो तो ये बहुत ही आसान बन जाएगा। पूर्णेंदु कह रहे हैं हाँ सर मैंने बताया था, वेरी गुड पूर्णेंदु। 88 से 89 वाला नहीं समझ में आया कार्तिक? 90 से 91 अगर आपको समझ में आया, पहले जब 90 से 91 समझ में आया तो 88 से 89 बस वही है। 1 आवर जो फर्स्ट आवर वेस्ट हुआ था वो 1 आवर हमने इंक्लूड किया है। यस प्रतीक। मनीष कह रहे हाँ ये था क्वेश्चन दिमाग चलाने वाला। तो देखिए मैं फ्लक्चुएट करता रहूंगा, आपको एक इजी क्वेश्चन दिया, फिर एक टफ क्वेश्चन दूंगा, फिर एक इजी क्वेश्चन दूंगा। देखिए जब मैं इजी और टफ दे रहा हूं तो कम से कम मिडिल में तो आप मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए क्या होगा, ये आपको कॉन्फिडेंस बनाएगा और ये क्या करेगा, आपको सिखाएगा कि अभी भी बहुत चीज सीखना बाकी है। ओके, दो चीजें यहाँ पे, इजी क्वेश्चन जो मनीष आप 8th स्टैंडर्ड वाला बोल रहे थे और ये वाला क्वेश्चन जो आपके गेट से भी ऊपर लेवल का है। तो दोनों जब मैं आपको बता रहा हूं तो कम से कम आप ये लेवल पे तो मैनेज कर पाओगे, गेट पे तो मैनेज कर पाओगे। ये आपको कॉन्फिडेंस बनाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और ये आपका जो है ये बताएगा कि अभी और चीज सीखना बाकी है, कि बहुत सारी चीजें और हो सकती है। आर यू गेटिंग मी? मनीष, तो अब दुखी ना हो, मैं आपको ट्रेन करने के लिए यहां पे हूं। कैसे भी मैं आपको ट्रेन करूंगा। यस जूडो, यस संजय, जागृति। अभिषेक बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन ईएससी लेवल का भी। ईएससी लेवल तो आपको गेट के लेवल से थोड़ा कम ही रहेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का, और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए एक चीज और अच्छा है कि इसकी पीवाईक्यू बहुत अच्छी है। अभिषेक,
आईएएस एग्जाम जो है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके लिए जो है पीवाईक्यू बहुत अच्छी है। पीवाईक्यू से आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना तो समझिए बस अपना बेड़ा पार अभिषेक, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट हो जाते हैं। गेट में नहीं होता है लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो जाता है। दीपांश कह रहे हैं सर 4/6 का लॉजिक एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। 4/6 का कहाँ है? 4/5 लिखा है मैंने, आपको 4/6 कहाँ से आ गया दीपांश? शुभम कह रहे हैं हाँ सर क्वेश्चन रियलिटी बताया है, हाँ बिल्कुल। लास्ट वाला प्रणव, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यस अविनाश। हिमांशु रिपीट करना है, बिल्कुल मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके, सबको रिपीट कर दे रहा हूँ। दीपांश आपको भी क्लियर हो जाएगा, हिमांशु और प्रणव एक बार। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है, दीपांश क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को, पहले समझिए क्वेश्चन में दिया क्या है। हमेशा टाइम इन्वेस्ट कीजिए क्वेश्चन को समझने में, सॉल्यूशन में आपको कम समय लेना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए फिलिंग है जो कि 20 आवर्स में फिल कर सकता है, बी भी फिलिंग है जो कि 12 आवर्स में फिल कर सकता है, सी एम्प्टिंग है जो कि फिल टैंक को एम्प्टी कर सकता है 18 आवर्स में। तो हमने क्या किया क्वेश्चन में यह दिया है कि हमने सी को खुला रख दिया। सी जो है हर जगह काम करता रहा। ए और बी ऑल्टरनेट आवर्स काम किए, फर्स्ट आवर ए, सेकंड आवर बी, थर्ड आवर ए, फोर्थ आवर बी, ऐसे काम करते रहे। तो फर्स्ट आवर में क्योंकि सी भी काम कर रहा है तो ए और सी काम किए, सेकंड आवर में बी और सी काम किए, थर्ड आवर में ए और सी, फोर्थ आवर में बी और सी। मतलब जब जब आर एक इवन नंबर है तो उस केस में बी और सी काम करें, और जब जब आर एक ऑड नंबर आ रहा है जैसे 1, 3, 5 तो ए और सी काम कर रहे हैं। अब हमने फर्स्ट आवर का वर्क लिया, ए और सी को मिलाया तो हमें इनका वर्क आया निगेटिव में, मतलब -1/180 निगेटिव में आया। निगेटिव में आया मतलब टैंक जो खाली था इनिशियल स्टेज में वो खाली रह गया, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टिंग वाला ज्यादा पावरफुल है। तो हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, वर्क कुछ भी नहीं हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ, टैंक खाली का खाली रह गया। फर्स्ट आवर की एंडिंग में टैंक वैसा ही रह गया जैसा शुरुआत में था, इनिशियल स्टेज में था। तो कोई काम नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया हमारा, 1 आवर टाइम चला गया। सेकेंड आवर में जब बी और सी काम किए तो हमारा पॉजिटिव में आया, मतलब अब टैंक में पानी आया, अब कुछ वर्क हुआ है, 1/36 वर्क हुआ है या 5/180 वर्क हुआ है। ओके, अब जब टैंक में पानी आया सेकेंड आवर में तो थर्ड आवर फिर तो ये लोग काम करेंगे ए और सी, तो ये निगेटिव में करेंगे मतलब विड्रॉ करेंगे। तो हमने टैंक में पानी डाला तो अब हम विड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, सेकेंड एंड थर्ड आवर लिया, पहले डिपॉजिट फिर विड्रॉ। तो पहले डिपॉजिट करेंगे पानी तभी तो निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड वो वाला 2 आवर्स लेते तो हम पहले विड्रॉ करते बाद में डिपॉजिट करते, तो बाद में जो डिपॉजिट किया वही रहता, क्योंकि पहले जो हमने विड्रॉ किया वो तो कुछ विड्रॉ ही नहीं हुआ क्योंकि टैंक खाली था। तो सेकंड आवर में पानी आया और थर्ड आवर में उसमें विड्रॉ किए, तो हमें आया 4/180 मतलब 1/45। 1/45 2 आवर्स का वर्क हुआ, कहां से? सेकंड आवर से। तो सेकंड एंड थर्ड ये 2 आवर्स में 1/45। उसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ वो 2 आवर्स में भी 1/45, सिक्स्थ एंड सेवंथ वो भी 2 आवर्स में 1/45। ऐसे 1/45 वर्क होता रहा। तो इसको 1 बनाने के लिए हमने दोनों तरफ 45 मल्टीप्लाई किया, तो हमें आया 1 वर्क होने के लिए 45 2 90 आवर्स में 1 कंप्लीट वर्क होगा। लेकिन वो 1 कंप्लीट वर्क कहां से हुआ? 90 आवर्स कहां से आया? सेकंड आवर से। लेकिन जो फर्स्ट आवर का टाइम वेस्ट हुआ है उसको इंक्लूड किया तो हमें आंसर आया 91 आवर्स। 90 बन गया 91, लेकिन 91 गलत आंसर। क्यों? 91 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऑफ आर में कौन काम करता है? ए और सी, जिनका वर्क क्या है? निगेटिव में। मतलब 91st आवर में ए और सी ने काम करके टैंक में से पानी विड्रॉ किया होगा। विड्रॉ होने के बाद टैंक फुल हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम टैंक में पानी डिपॉजिट करेंगे तब टैंक फुल होना चाहिए, निकालने के बाद टैंक कैसे फुल हो सकता है? तो इसका मतलब टैंक के हवा में पानी, ब्रिम से ऊपर पानी रुका हुआ था और आपने वो वाला 91st आवर में वो वाला पानी निकाला और फिर वापस से वो ब्रिम तक आ गया, टैंक फुल हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो मतलब हमने हवा तक पानी ले गए, मतलब टैंक ओवरफ्लो हो रहा है। इसका मतलब पहले कहीं टैंक भर चुका था। तो हम थोड़ा पीछे गए, पीछे जाने के लिए हमने जो 45 मल्टीप्लाई किया था एक कम मल्टीप्लाई किया 44 दोनों तरफ, तो हमें आया कि 44/45 वर्क हुआ है 44 2 88 आवर्स में। फिर से 88 आवर्स कहां से था? सेकंड आवर से था। लेकिन हमारा फर्स्ट आवर का टाइम भी जो वेस्ट हुआ है वो भी हमने इंक्लूड किया, तो हमने लिख दिया 89 आवर्स में 44/45 वर्क हुआ है। फर्स्ट आवर जैसे 90 बना था 91, वैसे ही 88 बन गया 89 इंक्लूडिंग द फर्स्ट आवर टाइम। अब पेंडिंग वर्क क्या बचा है? अभी भी 1/45 पेंडिंग बचा हुआ है और 89 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है 90th आवर। 90th आवर जो है वो बी और सी का चांस है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। बी और सी का पर आवर वर्क है 1/36, मतलब एक पूरे टैंक को ये लोग फिल कर सकते हैं 36 आवर्स में। इनको पूरा फिल करने की जरूरत नहीं, पेंडिंग वर्क सिर्फ भरना है 1/45। तो 1/45 वर्क को बीएनसी करेंगे 36 इंटू 1/45, मतलब 4/5 आवर्स में। अब यहां तक 89 और ये 4/5 पूरा मिला के 89 4/5 आवर्स में टैंक फुल हुआ है। संजय कह रहे हैं हाँ सर अब आ गया, अभिषेक क्लियर है।
मनीष क्लियर, संजय क्लियर, दीपांश क्लियर हुआ आपको, प्रणव। अब एक और चीज समझिए, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, आपने कहा कि 89 4/5, जैसे 91 आपने गलत क्यों बताया? 91 आपने गलत बताया दीपांश क्लियर, 91 आपने गलत बताया इसीलिए क्योंकि 91 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर ऑफ आर में ए और सी काम करते हैं, क्योंकि ये निगेटिव में है, लास्ट वाला निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो 89 भी तो ऑड नंबर है, नो डाउट 89 भी ऑड नंबर है। 89th आवर में खाली हुआ, लेकिन ये जो 90th का ये जो 4/5 फ्रैक्शन है ना, वहां पे फिल हो गया। अगर सिर्फ 89 आपको आंसर आ रहा होता तो गलत होता। 89 पॉइंट समथिंग आंसर है, सही है, 90 तक सही रहेगा। लेकिन अगर 90 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो फिर गलत है, क्योंकि 90 तक फिल हुआ, फिर पॉइंट समथिंग में फिर खाली होने लगा। लास्ट वाला जो पोर्शन है वो आपको फिलिंग वाला ही होना चाहिए, खाली करने वाला नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? प्रणव क्लियर, हर्ष क्लियर, मनीष क्लियर? सर 1 + 2 3 मिनट्स, सो 3 मिनट्स में 1 फीट ना। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट मिनट और सेकंड मिनट विष्णु, फर्स्ट मिनट एंड सेकंड, जब एसटी फर्स्ट एंड सेकंड की बात हो रही है तो उस इंडिविजुअल मिनट की बात हो रही है। टोटल 2 मिनट्स जब बात हो रही है तो वो दोनों की बात हो रही है विष्णु। यस, तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे यूनिट बदल रही है और एम्प्टिंग पार्ट को हमें निगेटिव में लेना है। ओके, ऑड नंबर वाले केस में एक्स्ट्रा होना चाहिए। हाँ, ऑड नंबर के बाद भी कुछ होना चाहिए, एक ऑड नंबर ऑफ आर के बाद भी कुछ होना चाहिए, वो जो बाद वाला पार्ट है वो चलेगा, तब वहां पे फिल हो जाएगा। सिर्फ ऑड नंबर तक रुका हुआ है तो वो गलत है। हाँ, उसी तरह इवन नंबर तक गलत है। ओके, लेकिन इवन नंबर के बाद कुछ है तो फिर सही है, क्योंकि इवन नंबर के बाद में फिर फिल हो गया वो। ओके, संजय आ गया? अब जा रहे हैं संजय? ओके, कहाँ हिमालय निकल रहे हो संजय? हिमालय के शहर में, अब समझ में आ गया सर, अब मैं समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन सही है या गलत है, आंसर कैसे आया ये नहीं समझ में आया सर, ये समझ में आ गया कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा है क्या संजय? ऐसा है तो मत जाइए हिमालय, रुक जाइए, अभी भी समय है संजय। ओके चलिए, अब तब तो आप डायरेक्टली कर लेते प्रणव, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। संजय कह रहे हैं नहीं सर, हिमालय नहीं जा रहा हूँ, शिमला जा रहा हूँ घूमने। ओके कोई बात नहीं, घूम के आइए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते चले जाइए। अब मैं बात करता हूं पाइप्स एंड सिस्टम के बाद एक और टॉपिक है जो कि आपका नेक्स्ट सेशन का है, लेकिन उसकी बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं, वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में, यस विष्णु, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको जो बेसिक फॉर्मूला है जो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड, ये तो सबको पता ही होगा। तो ऑब्वियस है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड। कार्तिक कह रहे हैं कैट एमबीए के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 20 स्कूल्स हैं। आईआईएम्स में एडमिशन के लिए आपको कार्तिक कैट लिखना होता है। आईआईएम्स में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, मतलब आप एमबीए कर सकते हो, मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हो। नो डाउट गेट के थ्रू भी आप मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हो, जैसे आपने सुन रखा होगा निटी मुंबई का नाम। निटी मुंबई जो है वो आपको मैनेजमेंट कोर्सेज भी कराता है, इंक्लूडिंग योर मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी और मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। ओके, इसके साथ साथ वो लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वगैरह भी कराते हैं सेम टाइम पीरियड में। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गेट एग्जाम लिखकर निटी मुंबई की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि निटी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पास दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं, मतलब वो अपने कोर टेक्निकल की तरफ भी एंटर कर सकते हैं, यानी तो मैनेजमेंट की तरफ भी एंटर कर सकते हैं। ओके, कार्तिक बोल रहे हैं सर ये तो नहीं पता था हमें कि गेट के थ्रू भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैनेजमेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं आप कार्तिक, इंक्लूडिंग योर टेक्निकल। कैट सिर्फ एमबीए के लिए, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। एमबीए क्या है ये मत पूछिएगा अब, एमबीए इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बच्चे क्या टेस्ट करते रहते हैं मुझे बीच बीच में, पता नहीं सर को पता है नहीं पता है। कार्तिक करे ओके सर, ओके। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड। ओके, तो ऑब्वियस है अगर ये पता है आपको और टाइम को इधर आप ले आओगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बन जाएगा। तो अगर वही आप अगर स्पीड को इधर ला रहे थे तो, सॉरी स्पीड को इधर लाते तो क्या होता, टाइम इज इक्वल टू क्या बन जाता, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड बन जाता। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपका हर जगह वैलिड रहेगा। तो ये आपको लिखने की जरूरत उतनी नहीं है जितनी जरूरत है कि ये आपको माइंड में आ जाए,
क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हर जगह यूजफुल होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। तो ये आपके माइंड में लिखा होना चाहिए, रन होते रहना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस में एक और कॉन्सेप्ट है, समथिंग कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक एवरेजेस। मैंने बताया था, ये याद होगा आपको, एवरेज स्पीड बताया था मैंने। यस नो? कुछ लोग कह रहे पता नहीं सर, जब हमने एवरेज टॉपिक ही अटेंड नहीं किया तो नहीं पता। हाँ, मनीष कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल पता है, प्रणव भी कह रहे हैं बिल्कुल पता है, वेरी गुड। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था जब हम लोग एवरेज की डिस्कशन कर रहे थे, वेरी गुड सुपर्ब। जूडो भी कह रहे हैं यस, प्रणव भी कह रहे हैं यस। अब फर्दर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज किए थे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक कॉल्ड एज क्लॉक। टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सम ऑफ द स्पीड, सेम डायरेक्शन, डिफरेंस ऑफ द स्पीड, ये भी मैंने आपको बताया था, याद होगा। हिमांशु बोल रहे हैं सर आफ्टर गेट आईआईटी में फी कितनी होती है? हिमांशु मैं आपको ये बता दूं कि आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। आप ये देख रहे हो कि खर्च कितना हो रहा है, ये नहीं देख रहे हो कि आ कितना रहा है। देखिए आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। ओके, और स्टाइपेंड आपका 12,400 से लेके कहाँ 50-60 हज़ार तक का स्टाइपेंड है, डिपेंड कर रहा है कौन से कोर्सेज आप ले रहे हो। तो आपको तो पैसे गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। यस प्रणव, अच्छा 12,400 से लेके 50-60 हज़ार तक भी है। अगर आप सीधा डॉक्टरेट लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो तो आप सीधा मतलब मास्टर्स के साथ साथ डॉक्टरेट भी कर रहे हो, पीएचडी भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 50,000 तक मिलेगा। 12,400 से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन वो डॉक्टरेट आपका एमटेक में नहीं है, मतलब ये वाला मास्टर्स नहीं, वो अलग है। अभिषेक पूछ रहे हैं सर गेट के बाद पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आप गेट का फॉर्म भरने के साथ साथ नोटिफिकेशन चेकआउट करते रहिए पीएसयूज के। अगर कोई नोटिफिकेशन आपके ब्रांच के लोगों के बारे में है, आपके लिए निकला है, तो आप उसी समय उस नोटिफिकेशन पे आप अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि गेट एग्जाम के रिजल्ट के बाद, मतलब फरवरी में एग्जाम होगा, मार्च में 16 तारीख को इसकी रिजल्ट आती, जैसा अभी तक देखा गया लगभग 16-15-16 तक आ जाती रिजल्ट। तो मार्च 15-16 के बाद आप को वहां से कॉल आएगा, जब आप अपना स्कोर उनको बताओगे तो आपको कॉल आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगी और हो गया लाइफ सेटल्ड, गवर्नमेंट जॉब, सिंपली सिटिंग मंथली गेटिंग चालू हो गया। प्रणव कह रहे हैं अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ हो सकता है कि कुछ पीएसयूज में आपको जीडी भी अटेंड करना पड़े, ग्रुप डिस्कशन। बिल्कुल शुभम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत सारे, आप जब जाओगे ना एग्जाम, गेट एग्जाम लिखने, तो आप देखोगे कि बहुत सारे अंकल्स भी वहां बैठे हुए हैं गेट लिखने के लिए। अब आप सोचोगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड वो लोग पीएचडी के लिए, डॉक्टरेट के लिए भी गेट लिखते हैं। ओके सर, डज ओनली क्वालिफाइंग गेट, हाँ बिल्कुल शुभम, ओनली क्वालिफाइंग गेट भी आपको स्टाइपेंड दिला सकता है, बशर्ते कि आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो। ऐसे ही घर बैठे वो लोग स्टाइपेंड नहीं देंगे, आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो मास्टर्स के लिए, तब आपको स्टाइपेंड मिलेगा शुभम। प्रणव कह रहे हैं पैसा ही पैसा, वेरी गुड। अब पैसे में ही आप लोग को परमात्मा दिख रही है, इधर की परमात्मा भी देखिए। तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया, रिलेटिव स्पीड जो है वो भी नहीं मनीष, न एज लिमिट है, न यहाँ पे कोई कंस्ट्रेन है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, गेट लिख सकते हैं। ओके चलिए, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कोई काउंट नहीं हो रहा है मनीष, कितनी बार जिंदगी भर लिखना चाहें, हर साल लिखना चाहें लिख सकते हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे फैकल्टीज भी लिखते हैं गेट एग्जाम। एनीहाउ, तो एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया एवरेज टॉपिक के टाइम में, और रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताया क्लॉक टॉपिक के टाइम में। तो ये दोनों आपको क्लियर है? यस। हाँ अगर गेट संजय, अगर गेट जो है सिर्फ एप्टीट्यूड में होता तो मैं ये वादा कर सकता हूँ कि AIR 1 आएगा मुझे। लेकिन सिर्फ एप्टीट्यूड में नहीं, गेट का 70% जो है वो टेक्निकल है, वो भी ध्यान रखना है संजय। ओके तो एनी हो, ये क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं। मनीष कह रहे हैं हाँ सर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने एवरेज स्पीड समझ लिया, जब आपने रिलेटिव स्पीड समझ लिया, जब आपने ये फॉर्मूला समझ लिया, तो हो गया टाइम एंड डिस्टेंस खत्म। टाइम एंड डिस्टेंस में बस इतना ही है।
अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे खत्म कर दोगे, बस एक स्लाइड दिखा के टॉपिक खत्म। नहीं नहीं, हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, तो क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन यही चीजें हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। ओके, ओवरऑल व्यू मैंने दिया है। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए ये लोग ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी प्लेस नहीं करेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट में स्पेशली, कि डायरेक्टली आपको डिस्टेंस दे दिया, डायरेक्टली आपको स्पीड दे दिया, पूछे टाइम क्या लगेगा, यानी तो डायरेक्टली आपको टाइम दे दिया, डायरेक्टली स्पीड दे दिया, बोले डिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड एकदम डायरेक्टली नहीं आएंगे। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू गिवन है अगर 400 मीटर और स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, और इन्होंने पूछ दिया कि टाइम टेकन क्या होगा। तो टाइम टेकन आप कहते हो कि सर टाइम टेकन तो डिस्टेंस बाय स्पीड आपने अभी भी बताया है, तो हमने लिख दिया 400 मीटर डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, हमने ये तो लिख दिया। कैंसिल किया तो हमें 10 आ गया, लेकिन 10 की यूनिट क्या बनी, 10 की यूनिट बनी मीटर पर किलोमीटर पर आवर। कभी भी आपने टाइम की यूनिट ऐसी देखी है कि मीटर पर किलोमीटर पर आवर आ रहा है? देखिए टाइम की यूनिट या तो आवर्स में होनी चाहिए, या मिनट्स में, या सेकंड्स में। मतलब ये कोई भी फॉर्मूला यूज करने के पहले आपको सबसे पहले यूनिट को सिमिलर करना है। प्रणव विकास 10 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 तो लिख दिए, लेकिन उसके बाद की यूनिट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो बन गया है मीटर पर किलोमीटर पर आवर। कभी भी टाइम की यूनिट ऐसे नहीं होती मीटर पर किलोमीटर पर आवर, टाइम की यूनिट या तो आवर्स में होगी, या मिनट्स में होगी, या सेकंड में होगी, या डेज में होगी। आर यू गेटिंग मी? तो बिफोर यूजिंग एनी फॉर्मूला आपको पहले यूनिट को सिमिलर करना है। या तो आप ये जो 400 मीटर दिया हुआ था ना, इसको किलोमीटर में बदलिए, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो जब ये किलोमीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसको आप डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए, किलोमीटर में बदल जाएगा। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा, आपका आंसर आस में आएगा। यानी तो ये जो किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो उस केस में क्या होगा, मीटर मीटर कैंसिल होगा, आपका आंसर सेकंड्स में आएगा। हाँ, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो बहुत ही सिंपल है, आप उसमें एक काम कर सकते हैं, आप उसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों सर, क्यों 5/18 मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? बिल्कुल नहीं, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है कि हमने किलोमीटर को मीटर में बदलने की कोशिश की है, आर को सेकंड में बदलने की कोशिश की है। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स, और हर मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 इंटू 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिख दिया, ये किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में लिखा। इसको जब आप कैंसिल करोगे ना, तो आपको 5/18 आएगा, इसलिए हम लोग 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं। वही अगर मीटर पर सेकंड को हमें बदलना होता किलोमीटर पर आवर में, तो उस केस में हम 18/5 मल्टीप्लाई करते। लेकिन रिवर्स मत कीजिएगा, मतलब यहां पे 18/5 और यहां पे 5/18 ऐसा मल्टीप्लीकेशन मत कीजिएगा, क्योंकि आपको रीजन पता है आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो कंफ्यूज नहीं होना है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस नो कुछ तो बोलिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे टाइम एंड डिस्टेंस के डायरेक्टली कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज स्पीड से, फिर हम लोग एंटर करेंगे रिलेटिव स्पीड में, फिर और कोई कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है टाइम एंड डिस्टेंस में, उन चीजों को समझेंगे। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद हम लोग आगे सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा असाइनमेंट दे रहा हूं, ये आपका असाइनमेंट है। ओके, ये आपको सॉर्ट आउट करना है। एक असाइनमेंट है एवरेज स्पीड का, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एवरेज टॉपिक में आपने ये देखा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। ये भी आपका दूसरा असाइनमेंट नंबर 2 हो गया, ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 हो गया। तो ये तीनों असाइनमेंट आपको पूरा करना है, करेक्ट आंसर क्या है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ओके, और ओवरऑल आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में जब हम लोग, कल नहीं आई थिंक मंडे, मंडे जब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस करेंगे, तो उस समय ये तीनों असाइनमेंट को भी देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा था, क्या वो सही है, अगर नहीं तो कहाँ पे गलत है। तो ये चीज़ों को हम समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया पाइप्स एंड सिस्टम, फिर हम लोग बेसिक बात किए, टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक के बारे में बात किए। अब नेक्स्ट सेशन जो मंडे को होगा उसमें टाइम एंड डिस्टेंस को पूरे डेप्थ में समझेंगे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी जगह पे। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी जारी रखें, कंसिस्टेंसी बना के रखें, हार्ड वर्क करते रहें। ओके, तो माय डियर फ्रेंड हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एवरीवन। हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you so much.